तो स्टार्ट करते हैं आज से फिज़िक्स की क्लास क्लास 11th का सिलेबस लेके। आई नो मैंने बहुत लेट कर दिया शुरू करने में, बट फिज़िक्स जो है ना वो मैथ्स की तरह हो नहीं सकती थी, इस वजह से टाइम लग गया। फिज़िक्स के लिए मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ा। आपको बिलीव नहीं हो, देख लिया होगा वैसे आपने मेरी दूसरी वीडियोस में कि मुझे पूरा का पूरा सेटअप ही चेंज करना पड़ा वीडियो बनाने का। ये वीडियो भी बिल्कुल अलग है जैसे मैं मैथ्स की बना रहा था उनसे। तो फिज़िक्स समझाने का वे बिल्कुल अलग है, तो वो बहुत ज़्यादा अब इंस्टीट्यूट में भी अगर पढ़ाया जाए तो वहाँ पे पढ़ाने का तरीका भी मैथ्स से अलग होता है। तो यहाँ तो ऑनलाइन बताना है जहाँ पर मुझे कई सारी चीज़ें अपने ब्रेन में एज्यूम करनी है कि आपका ये रिएक्शन होगा या आपको ऐसे समझ आएगा। तभी थोड़ा टाइम लग गया सब प्लानिंग में। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे इधर, सॉरी इस तरफ कि नोट्स हैं यहाँ पर। मैंने ऑलरेडी नोट्स बना दिए हैं। अब ये जो नोट्स हैं ये मैं थोड़े दिन बाद वेबसाइट पे अपलोड करूँगा, बिकॉज इसमें थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत है अभी। बट मुझे शुरू करना था फिज़िक्स, तो मैंने कब स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम और नहीं इसको करते, अदरवाइज़ मैं पूरा कोर्स नहीं कंप्लीट करवा पाऊँगा इस सेशन में। तो आज शुरू कर रहा हूँ। एंड टॉपिक जो मैंने लिया है वो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ले रहा हूँ कि ये क्या होता है, बिकॉज इसको समझे भी ना आप नहीं जान पाओगे कि फिज़िक्स में काम कैसे किया जाता है। और एक चीज़ मैं अच्छे से बता दूं कि फिज़िक्स के अंदर मैथ्स का बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका मैथ्स का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिज़िक्स कभी भी नहीं आ सकती। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने फिज़िक्स को रोका। बिकॉज कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो सीधा सीधा एक्सप्लेन करते जाओ एंड जो मैथ्स का टॉपिक आए उनको इग्नोर कर दूं कि स्टूडेंट्स अपने आप पढ़ लेंगे कहीं से, या ये था कि सब कुछ गहराई से बताऊं। तो बहुत सोचा एंड डिसाइड यही किया कि फिज़िक्स को मैं मैथ्स से एकदम सेपरेट रखूंगा। मैं कोशिश यही रहेगी कि ऐसा कोई मौका ना आए जब मैं आपसे कहूँ कि जाके मैथ्स की वीडियो में देख लो ये वाली चीज़। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ हुई तो बात अलग है, लेकिन बड़ा टॉपिक कोई नहीं। इसलिए यहाँ पे मैं वो सारी बातें दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा और इस बार फिज़िक्स के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगा जो हमें यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। लाइक 11th में ही आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है मैथ्स के अंदर, उसमें एंगल के बारे में पढ़ा था। वो सारा टॉपिक पूरा का पूरा, बल्कि और डीप आपकी 11th की फिज़िक्स के अंदर है पूरी की पूरी। तो दोबारा से मैं वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, एंड इस बार थोड़ा और अलग तरह से भी उसको लूंगा कि आप जान पाओ। उसके अलावा जो हमने वहाँ कंसेप्ट सीखे थे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल वाले, तो उनका इस्तेमाल कैसे फिजिक्स में करते हैं और कैसे हम अर्थ पे रह के मून तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ये सब कैसे किया जाता है। तो आपके इस चैप्टर के अंदर ये सारी बातें हैं, बट शुरुआत हमेशा थ्योरी से होती है। तो पढ़ाने के लिए मुझे कुछ ऑप्शन चाहिए था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना नोट्स बनाऊं एंड नोट्स आपके सामने स्क्रीन पे रख दूं कि आप देखो एंड सीखो कि कैसे ये काम होगा। एंड जो नोट्स हैं ये बनाए भी कैसे जाते हैं। मैं तो अपने नोट्स आपको दे दूंगा, बट आपके लिए जो काम आती है चीज़ वो अपने नोट्स होते हैं हमेशा। किसी और के नोट्स से हम वो ले सकते हैं, क्या कहते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि ठीक है ये टॉपिक ऐसे किया जाता है, एक सजेशन मिल जाता है, एक समझने का एक वे मिल जाता है। बट काम क्या आएगा प्रैक्टिकली, अपने नोट्स काम आएंगे। अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है खुद से तो अपने नोट्स बनाओ, आपको रेफरेंस के लिए मेरे नोट्स मिल जाएंगे। एंड उसके अलावा आपको मैं और भी कुछ बुक बताऊंगा जो मैं करवाऊंगा। अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन काफ़ी सारे लूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए। हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, एक एक सिंगल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल न्यूमेरिकल सब कुछ कराऊंगा। बिकॉज मेरा जो एम है वो ये है, ये पूरा चैनल बनाने का एंड वेबसाइट बनाने का, कि स्कूल और ट्यूशन में जिस लेवल तक वो नहीं पहुंच सकते उससे कहीं ऊंचा हम शुरू करें। मैं ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा, वो तो वहाँ तक अंत भी नहीं करते जहाँ से हम शुरू करना चाहता हूँ। अब कितना कामयाब होता हूँ आप बताना। फर्स्ट टाइम अब फिजिक्स ऑनलाइन ले रहा हूँ, हो सकता है थोड़ी कमियां रह जाएं। तो गाइस अगर कुछ भी लगे फीडबैक दो। मैं नेगेटिव फीडबैक बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ पॉजिटिव से, बिकॉज मुझे इंप्रूवमेंट का मौका मिलता है। फिलहाल शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है, सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये कि मेजरमेंट की हमें ज़रूरत क्या है, कि नीड क्या है मेजरमेंट के लिए। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स के बारे में अगर आपको बताऊं, जो फिजिक्स वर्ड है वो फिजिक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड है फिजिक, जिसका मतलब होता है अगर आप उनकी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करो, नॉलेज ऑफ नेचर। जैसे हमारे में नेचर को प्रकृति कहते हैं। तो अगर कोई हमसे बोले कि प्रकृति का मतलब क्या है, कोई बाहर का फॉरेनर बोले, तो हम कहेंगे इन आवर लैंग्वेज वी कॉल नेचर प्रकृति। ठीक है, हिंदी में, या दूसरी लैंग्वेज में संस्कृत में कुछ और कहते होंगे। आई थिंक संस्कृत वर्ड ही है ये, मे बी, जो भी आई होप क्लियर होगा। तो फिजिक वर्ड ग्रीक अल्फाबेट, ग्रीक वर्ड है, एंड उसका मीनिंग होता है नॉलेज ऑफ नेचर। तो एक चीज फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जो भी हमारे आसपास की दुनिया है, जो भी आपको दिखाई देता है, जो भी आप इन आंखों से देख सकते हो और जो नहीं भी देख सकते। नहीं क्या देख सकते हम, हमारे कॉस्मोस, जो कॉस्मोस जनरली यूनिवर्स को कहा जाता है। कॉस्मोस में दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो वो आती हैं जो हम आंखों से देख सकते हैं, दूसरी वो जो नहीं देख सकते। उनमें दो तरह की चीज़ें हो गई, एक तो हो गए प्लैनेट्स,
एंड स्टार्स, ये सारी चीज़ें जिनको हम आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते। आप कहोगे हमारे पास तो फोटो भी हैं, हमने देखा है टेलीस्कोप से। नहीं देखा, क्योंकि हमने जो देखा है उस यूनिवर्स को कहा जाता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी कि जिसको हम देख सकते हैं वो वाला यूनिवर्स। यूनिवर्स हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा है, ये कई साइंटिस्ट आज मान चुके हैं इस बात को कि हम कुछ नहीं जानते। एंड इवन कि अगर आप मैंने कहीं ये लाइन पढ़ी थी कि अगर कंपेयर किया जाए अर्थ को कि अर्थ कितनी बड़ी है पूरे यूनिवर्स में, तो एक मिसाल दी गई थी कि अगर पूरा यूनिवर्स सी है, समुद्र है, तो उस समुद्र के अंदर अगर कोई छोटा सा बाल होगा, वो बाल तैर रहा हो, तो वैसी हमारी दुनिया है, हमारी अर्थ है पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर। इतनी सी है हमारी दुनिया, एक बाल के बराबर औकात नहीं है हमारी, मतलब इतने छोटे हैं हम। एंड उससे भी छोटा अगर देखा जाए, हम अपनी दुनिया में आए, हमारी अर्थ पे आए, तो ऐसी चीज़ें जो हम आंखों से नहीं देख सकते वो है एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। आपको शायद हैरानी होगी जान के कि हमारे पास आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होने के बाद भी हम एटम को सही तरह से देख नहीं पाए, उतना क्लियरली नहीं देख पाए। सेल्स को तो फिर भी देख लिया, आपने 9th में सेल चैप्टर पढ़ा होगा, बट एटम को हम अभी तक नहीं देख पाए। तो इतने एडवांस हम अभी नहीं हुए हैं, एटम को देखने की भी पूरी कोशिशें चल रही हैं। आपको यूट्यूब पे 1-2 वीडियो मिल जाएंगी जिनमें धुंधला धुंधला उसका है, मैं वो वीडियोस आपको दिखाऊंगा जब हम उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ करेंगे। आज पूरा टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए फिजिक्स के अंदर आप अपनी दुनिया को पढ़ने जा रहे हो, जो भी आपके सामने, जो आंखों से देख सकते हो और जो आंखों से नहीं देख सकते, वो दोनों दुनिया के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। एंड उसके अलावा अब अगला क्या है, अब जब भी हम दुनिया को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें उसको मेजरमेंट करने की नीड होगी। दुनिया के अंदर क्या होता है, दुनिया के अंदर हम जब भी किसी से कोई सी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो लाइक ये पेन क्या है, पेन कितना लंबा है, या इस ये कितना बड़ा है टुकड़ा, तो हम कहते हैं हाउ मच, हाउ लॉन्ग, या कितना है, मतलब हाउ मच ही कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, और क्या करेंगे। तो यही सोच के हमारे साइंटिस्ट ने अपनी ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड निकाला कि क्वांटस। क्वांटस वर्ड का मतलब होता है हाउ ग्रेट या हाउ मच, यानी कि किसी चीज़ की कितनी वो क्या कहते हैं, क्वांटिटी है। क्वांटिटी क्वांटस वर्ड से ही बना है। इसको कैसे हिंदी में कह सकते हैं, कोई चीज़ कितनी मात्रा में, अगर मैं शुद्ध हिंदी में इसको एक्सप्लेन करूं, तो क्वांटस वर्ड से, लैटिन वर्ड, नॉट ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड से बना क्वांटिटी। थ्योरी में आपको इतना ज़्यादा इसको रट्टा मारने की नीड नहीं है, दैट्स वाई मैंने नोट्स खोले, क्योंकि मैं खुद इसको रटता नहीं हूँ कभी भी। ये सिर्फ जानने के लिए है वर्ड बाय वर्ड, लेकिन आपको एग्जाम में आंसर जरूर लिख के आना है, इसलिए आपको नोट्स की ज़रूरत होगी। तो ये नोट्स मैं वहाँ पे इसलिए मैं बना रहा हूँ कि आपके हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, लेकिन अपने नोट्स काम आएंगे, मैं फिर से यही बोल रहा हूँ, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्वांटिटी का तो मतलब ये हो गया कि वो क्वांटस से बना है और वो किसी चीज़ को नापना हो गया। अगला टॉपिक है जो हमारा फिजिकल क्वांटिटीज, जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन करो फिजिकल क्वांटिटीज, तो कैसे आप एक्सप्लेन करोगे। क्वांटिटी का मतलब वो हो गया जिसको हमें नापना या नाप सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज वो हो गई जिनको फिजिकली नापा जा सकता है। तो बट फिजिकली नापा जा सकता है, लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं, हाँ मीनिंग वही हो गया कि फिजिकली जिसको नाप सको तो वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। लेकिन नाप के आप किसी चीज़ के थ्रू उसको एक्सप्लेन भी तो करोगे ना, सामने वाले बंदे को समझाओगे कि भाई जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, ये कितना बड़ा है, आप इसका एरिया बताओगे। तो एरिया बताना इज लाइक आपने एक रूल यूज करा जो पहले से बना हुआ था। तो फिजिकल क्वांटिटी की आप डेफिनेशन पढ़ें जो क्या हमारे साइंटिस्ट ने दी है, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉज, उसको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके और लॉज की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब एग्जांपल क्या कि क्या मेजर किया जा सके और एक्सप्रेस किया जा सके लॉज में, जैसे ये था एग्जांपल दिया इसका, इसका एरिया कितना है, आप लेंथ और ब्रेथ निकाल के बता सकते हो, रेक्टेंगल है ये हमारा। बट अगर आपसे पूछा जाए आप अपनी मम्मी को कितना प्यार करते हो, अपने पेरेंट्स को कितना प्यार करते हो, तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। आप क्या कहोगे, इतना इतना हाथ फैला दोगे, मेरा स्क्रीन से तो बाहर चले गए मेरे हाथ, तो कितना हाथ फैला सकते हो ना, लेकिन आप कभी उसको, उस फीलिंग को समझा नहीं सकते। तो वो जो हमारी फीलिंग है, वो लव है, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ। तो फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ उन्हीं को कहा गया जिनको आप वो कर सको, क्या लिखे लाइन एक बार दोबारा देखो, मेजर कर सको और एक्सप्रेस कर सको किसके अंदर, इन द फॉर्म ऑफ लॉज, लॉज की फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखा सको, उन्हीं को फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ते हो, अब वो फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं, ये चेक करने का सिंपल सा तरीका है, लॉज में उसको एक्सप्रेस कर सकते हो तो यस है, और मेजर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला है कि हम मेजर करते कैसे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जैसे आपने देखा होगा हम स्केल यूज़ करते हैं, या अगर कुछ सामान खरीदने जाएं तो जो उसका वजन होता है उसके लिए वहाँ पे वो रखे होते हैं, मेटल के वेट बोलते हैं जिनको, हम उनको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ना, कंपैरिजन का यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को नापने के लिए। ये हमारे सदियों से चलता आ रहा है, हमारे जितने भी पूर्वज थे हमेशा ये तरीका लगा रहे। जैसे इंडिया का एग्जाम्पल लो,
पहले के टाइम पे मतलब 1947 से पहले लगभग ये चलता था। 47 के बाद बहुत कुछ चेंज आया, स्पेशली 70s के बाद। 1970 के बाद पूरी दुनिया ही बदली है, उस पॉइंट पे भी मैं अभी आऊँगा। तो 47 से पहले, स्पेशली जब पार्टीशन नहीं हुआ था इंडिया का, जब था हमारा चल रहा था, ब्रिटिश सिस्टम चल रहा था, तो उन दिनों ज़्यादा पढ़े लिखे तो लोग होते नहीं थे, तो पुराने तरीके चलते थे। तब अगर उनको कोई चीज़ नापनी होती थी, लाइक उनको आटा लेने जाना है, कुछ लेने जाना है, आपने मूवीज़ में भी सुना होगा, कहते हैं 2 सेर आटा 3 सेर गेहूं, तो सेर में नापा जाता था। अब सेर एग्जैक्टली कितना होता है आपको नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा, वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो हिस्ट्री है। अब हमारे किसी काम का नहीं है वो सेर वाली चीज़। बट सेर में नापते थे। और कपड़ा कैसे नापते थे, कहते थे कि भाई कितना चौड़ा कपड़ा चाहिए, भाई 4 अंगुल चौड़ा कपड़ा चाहिए, 4 उंगली चौड़ा, 1 हाथ लंबा कपड़ा, ऐसे करके कपड़ा नापा जाता था। तो तरीका क्या यूज़ करते थे तब भी, कंपैरिजन ही तो यूज़ करते थे कि कंपेयर करो चीज़ों को। तो हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन करने के लिए हमें चाहिए होता है हमेशा एक स्टैंडर्ड, कि एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसको सब माने। अब मान लो मैं मेजर करूं, जैसे वो हाथ वाला है कि कपड़ा मेजर करूं, मैं अपने हाथ से मेजर करूं, मेरे हाथ का साइज और किसी और के हाथ का साइज जरूरी थोड़ी ना सेम हो, अलग अलग हो सकता है। तो मेरे हाथ से मेजर किया हुआ कपड़ा अगर तीन तीन हाथ कपड़ा है, 3 हाथ मेजर करा, दूसरे का हो सकता है 3.5 बैठे, या हो सकता है मेरे मुझसे लंबा हाथ हो उसका 2 बैठे, तो मिसमैच होगा। तो इसलिए हमें एक कॉमन स्टैंडर्ड चाहिए था। तो जो पीछे वो बने ना कि 4 अंगुल चौड़ा 3 हाथ लंबा, ऐसे करके जो बताया है, ये स्टैंडर्ड बने हुए थे, लेकिन उनके अपने स्टैंडर्ड थे। नाम उन्होंने हाथ और उंगली दिया था, अंगुल बोलते हैं जिसको, उंगली से ही बनाया उन्होंने अंगुल। तो नॉट नॉट एग्जैक्टली उंगली से बनाया, वो हिस्ट्री है, आप उसमें पढ़ना, फिजिक्स का हमारा पार्ट नहीं है वो। अब स्टैंडर्ड का कैसे हुआ, मतलब जैसे एग्जांपल के लिए मुझे मेरी हाइट मेजर करनी है, ठीक है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड मान लेता हूँ, ये जितना लंबा है इसको स्टैंडर्ड मान लिया मैंने, इस पेन को स्टैंडर्ड मान लिया, ये मेरा स्टैंडर्ड हो गया। अब मुझे मेरी हाइट नापनी है, तो मैं अपने पेन को कितनी बार यहाँ रखूँ कि मेरी हाइट को पूरा कवर कर दे। लेट अस अज्यूम 10 बार में कवर कर दिया, तो स्टैंडर्ड क्या हुआ, पेन हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि जो मेरी हाइट है वो 10 पेन हो गई। उसको फिर लिख के कैसे दिखाएंगे, अगर मुझे उसको लिख के समझाना हो किसी को, कि अगर मेरा जो स्टैंडर्ड है, मैंने मेजर करने के लिए लिया 1 पेन, ठीक है, तो मेरी हाइट फिर कितनी हो गई, वो मुझे ऐसे कितने पेन की जरूरत पड़ी अपनी हाइट को मेजर करने के लिए, 10 पेन की ना, तो 10 पेन्स हो गए। तो मेरी हाइट कितनी होगी, 10 पेन्स हो गए। साउंड्स वियर्ड, बट हम यही करते आ रहे हैं। फर्क क्या है, हमने स्टैंडर्ड्स बना दिए, मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, वो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, उनके बारे में आप जानते हैं क्या। तो अब जो हमारा अगला है कि स्टैंडर्ड को कैसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, ऊपर जो मैंने ये लिखा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू, साइज ऑफ यूनिट्स, ये चीज़ यही है जो मैंने आपको यहाँ करके दिखाई है। नोट्स मैंने खोले हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी फर्स्ट क्लास है ऑनलाइन फिजिक्स की, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई चीज़ समझाते समझाते भूल जाऊँ, तो मुझे एक बार दिख जाए कि हाँ मुझे ये वाला टॉपिक बताना था, तो हेडिंग के लिए मुझे रखा है सामने। और कुछ बातें हैं जो मैं आपको डेफिनेशन वाइज समझाना चाहता हूँ। जैसे अब ये अगला है कि स्टैंडर्ड यूनिट को फिर फिजिक्स में कैसे डिफाइन करा। जैसे मैंने पेन वाला एग्जाम्पल दिया, तो पेन वाला जो एग्जाम्पल है, पूरी दुनिया थोड़ी ना मानेगी हाइट को पेन से नापो, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया। स्टैंडर्ड कैसे डिफाइन किया गया, आप इस लाइन को पढ़ो ताकि आप समझो कि काम कैसे हुआ था। एंड आर्बिट्ररीली, ये बोलने में हमेशा मेरी जबान फिसलती है, एंड आर्बिट्ररीली चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी विच इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड यूनिट, और सिंपली यूनिट। तो यूनिट किसे कहा गया, आर्बिट्ररीली। ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है मैंने यहाँ मेंशन किया है। आपको आइडिया लग रहा होगा कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं जो मैं आपके सामने पहली बार मैं शायद किसी के सामने रख रहा हूँ। अदरवाइज जिनको मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स, बस उन्हीं को कभी दिखाए हैं, और ऐसे पूरी दुनिया के सामने पहली बार रख रहा हूँ, तो ये मेरे नोट्स हैं। तो मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ जो वर्ड मेरे लिए न्यू होता है। आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम चॉइस और पर्सनल डिसीजन या पर्सनल डिज़ायर, ठीक है, यानी कि अपनी मर्जी से। अगर मैं आर्बिट्ररीली को हिंदी में एग्जैक्ट ट्रांसलेट करूं, तो अपनी मर्जी से हमने एक स्टैंडर्ड को चूज करा जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया, उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड यूनिट, या यूनिट कहा जाता है। इंटरनेशनली कैसे, जैसे आप मीटर, किलोमीटर, ये सब पढ़ते आ रहे हो, तो ये सारी यूनिट्स को अब इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जा चुका है। अगर आज प्लेन यहाँ से उड़ के जाता है किसी और कंट्री में, एंड वो बोलता है कि भाई मेरी स्पीड इस वक्त 500 किलोमीटर पर आ रहा है, एंड वहाँ का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है जो संभालता है पूरा का पूरा, बिकॉज ऊपर सड़कें तो होती नहीं है, तो उनको थोड़ा ना पता है कि इस रूट पे जाना है, तो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम होता है, एटीसी बोलते हैं जिसको, वो उनको डायरेक्शंस देते हैं कि आपने इतने एंगल पे मुड़ना है, इतने एंगल पे मुड़ना है। ये हमारा आगे का पार्ट रहेगा, हम फिजिक्स में जब डीप जाएंगे तो पढ़ेंगे, मैं थोड़ा बता दूं। तो एटीसी उनको बताता है कि आपको कितनी स्पीड पे प्लेन उड़ाना है।
कितनी स्पीड रखनी है। तो यहाँ से कोई प्लेन जा रहा है 500 की स्पीड पे जा रहा है, बट एटीसी ने देखा भी उसके सामने से एक और प्लेन आ रहा है, अगर वो 500 की स्पीड पे चलता रहा तो वो एक्सीडेंट हो सकता है। तो फिर इस क्या करना पड़ेगा, वो उसको कहेगा भाई अपनी स्पीड थोड़ी सी कम कर, जितनी उसकी कैलकुलेशन बताती रही होगी एटीसी वाले की, उसके बेसिस पे उसको कम करने के लिए कह देगा एंड वो कम कर लेगा। बट अब वो तभी काम करेगा बिकॉज इंडिया से उड़ के अगर कोई प्लेन गया अमेरिका या जर्मनी गया, तो अब दोनों अगर एक ही यूनिट को फॉलो करते होंगे तभी तो एक दूसरे की बात समझेंगे। यहाँ वाला कहता है किलोमीटर, वहाँ वाला कहता है माइल्स, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए था जो पूरी दुनिया अडॉप्ट कर सके। क्यों कर सके? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन क्या है, 1970 के बाद 1970 के आसपास मतलब शुरू हो गया था, बट एक हिस्टोरियंस उसकी डेट 1970 मानते हैं कि उसके बाद ये चीज़ बहुत बड़ी। उसके बाद से दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया, देशों ने आपस में बिजनेस करना स्टार्ट करा, हर देश के कोई ना कोई कंपनी शुरू हुई जो एक दूसरे के साथ बिजनेस करने लगी। तो उनको एक स्टैंडर्ड चाहिए था, एक कॉमन यूनिट चाहिए थी बात करने के लिए। बात करने के लिए कॉमन लैंग्वेज चाहिए थी और कॉमन यूनिट्स चाहिए थी जिनमें वो मेजर कर सके। हमें चाइना से अगर कुछ मंगाना है, अब हम उन्हें कहें भी 5 मीटर चाहिए, या हम अगर अपनी इंडियन वाली लगाते भाई हमें 5 हाथ लंबा एक तार का टुकड़ा चाहिए, वो मंगाया हमने। अब वो कहेगा भी ये हाथ में क्या होता है, वो तो अपनी में मेजर करते थे। तो हमें एक कॉमन यूनिट चाहिए थी, तो वो स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई गई। आपने 9th में भी शायद इसके बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत ब्रीफ, डिटेल में 11th में है एंड स्टार्टिंग मैंने कहा ना थ्योरी है। तो चाइना और हमारे बीच एक कॉमन चीज़ चाहिए थी। दूसरा क्या चाहिए था, लैंग्वेज चाहिए थी कॉमन। क्योंकि हम अगर उनकी चाइनीज़ ना समझ पाए, और अगर नॉर्थ इंडिया से कोई उनके साथ बिजनेस कर रहा है वो तो हिंदी में बोलेगा, साउथ से कोई कर रहा है तमिल कन्नड़ या कोई भी अपनी जो लैंग्वेज उनकी है वो बोलेंगे, केरला में मलयालम बोली जाती है, कुछ भी वो बोलेंगे, तो दूसरे कंट्रीज़ वाले कहाँ समझ पाएंगे। तो इसीलिए कॉमन लैंग्वेज भी चाहिए थी। तो उस टाइम ये देखा गया कि इंग्लिश को उन्होंने प्रेफरेंस दी। क्यों दी, अब ये हिस्ट्री का पार्ट है, ये आप पढ़ो बाय इंग्लिश, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स उसमें ज़्यादा हैं और मेरा कोई मन नहीं है हिस्ट्री में जाने का। बस थोड़े पॉइंट्स आपको बताने पड़ेंगे ताकि आप इसको समझ पाओ। तो बेसिकली एक स्टैंडर्ड चाहिए था ना, इसलिए इसको स्टैंडर्ड यूनिट कहा गया कि एक पूरा इंटरनेशनली अडेप्ट किया गया। अब इस पॉइंट को और आगे लेते हैं। जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड या जो हमारी एक सेकेंड, ये गलत खुल गया। जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं या सिंपली यूनिट्स हैं, उनको फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, दो कैटेगरीज में बांटा गया। पहली बनाई गई हमारी बेस यूनिट्स, दूसरी बनाई गई डिराइव्ड यूनिट्स। उन्होंने क्यों ऐसे किया, बिकॉज मैंने आपको बताया कि कॉमनली एक्सेप्ट किया गया। अब जब उन्होंने एक चीज़ देखी, जब ये बना रहे थे, एंड किसने बनाई ये यूनिट्स, किसने डिज़ाइन किया, मैं आपको उसके बारे में भी बता दूं, मैंने नोट्स में ये पॉइंट डाला है। ये रहा हमारा अगला पॉइंट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको फ्रेंच में सिस्टम में इंटरनेशनल ऐसे करके आई थिंक रीड करते हैं, फ्रेंच मुझे नहीं आती। तो इस तरह से उन्होंने बनाया एंड इसकी शॉर्ट फॉर्म रखी गई एसआई। एसआई यूनिट्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसका फ्रेंच नेम ये है और एसआई उसका एब्रीवेशन है, शॉर्ट फॉर्म है। लाइक ईजी की शॉर्ट फॉर्म, ईजी एब्रीवेशन है एग्जाम्पल की, आई.ई जो हम लिखते हैं वो दैट इज का होता है, वैसे ही एब्रीवेशन है। तो एसआई यूनिट्स ये कब रखी गई, जो हमारे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई, कौन सी वाली, वेट्स और मेजरमेंट की। तो अलग अलग दुनिया के जितने भी लोग हैं, जो गवर्नमेंट के खासकर लोग होते हैं, जिनका काम ये होता है वेट्स और मेजरमेंट्स को पूरी दुनिया के लिए कॉमन बनाना। तो हर दुनिया के जो देश हैं अलग अलग, वो बैठ के मीटिंग करते हैं, एंड नॉट सारे बट मोस्टली बड़े बड़े देश मीटिंग करते हैं। तो 1971 में जो उनकी मीटिंग हुई, उस टाइम उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई अब वक्त आ गया है पूरे दुनिया के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड अप्लाई किया जाए ताकि ग्लोबलाइजेशन में मदद मिले, बिजनेस करने में हेल्प मिले। तो जब उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम सारी दुनिया के लिए कॉमन बनाते हैं, तो कॉमन बनाते वक्त सबसे पहला सवाल यह है कि भाई चीज़ें मेजर करने के लिए तो बहुत कुछ है। इलेक्ट्रिसिटी अलग मेजर होती है, स्पीड अलग मेजर होती है, डिस्टेंस अलग मेजर होता है, टाइम अलग होता है, वेलोसिटी अलग है, एक्सेलरेशन अलग है। तो भाई हमें कितनी सारे स्टैंडर्ड डिफाइन करने पड़ेंगे। फिर उन्होंने बैठ के जब डिस्कशन करी तो उनको रियलाइज़ हुआ कि जो जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं, मोस्टली जो हमारी यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से ही बनी हुई हैं। कैसे, मैंने फिर से गलत बटन दबा दिया। देखो फिर खुल गया ये, एक सेकंड प्लीज। मैं फिर ये बेस और डिराइव पे बैक करता हूँ। कैसे हमारी वो एक दूसरे से लिंक है, लाइक स्पीड। स्पीड का आपने रूल पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ठीक है। तो अगर मुझे किसी चीज़ की स्पीड निकालनी है तो मुझे सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक डिस्टेंस की और एक टाइम की ज़रूरत होगी। तो स्पीड को अलग से तो मानने की ज़रूरत नहीं है ना, हमें उसको कोई यूनिट पूरी दुनिया के लिए थोपने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर मैं पूरी दुनिया के लिए एक यूनिट बना दूँ कि भाई डिस्टेंस को हम मीटर में नापेंगे, टाइम को हम सेकंड में नापेंगे, ठीक है, तो स्पीड तो ऑटोमेटिकली मीटर अपॉन सेकंड या मीटर पर सेकंड हो गया। अब कोई और इसे चेंज कर नहीं सकता, बिकॉज हमने किसको चेंज कर दिया, जो उसकी नींव थी, जो उसकी फाउंडेशन थी या फिर बेस था। इसलिए इन यूनिट्स को कहा जाता है बेस यूनिट्स। जो बेस है हमारी सारी की सारी जितनी भी हमारे आसपास का नेचर है, जिसको फिजिक्स कहा जाता है, उसका जो बेस है उसको उन बेस को जो यूनिट्स दी गई उनको कहा गया बेस यूनिट्स। और उनसे बनी जो यूनिट जो उनसे डिराइव हुई उनको कहा गया डिराइव्ड यूनिट्स। ये इनके नामों की बात हो गई। तो बेस यूनिट्स में उन्होंने क्या करा, बेस यूनिट्स के अंदर उन्होंने 7 यूनिट्स रखी। वो सातों यूनिट्स का चार्ट मैंने यहाँ बना रखा है ताकि मैं पूरा पूरा लिखने में टाइम ना खराब करूँ। तो ये वो 7 यूनिट्स हैं जिनको उन्होंने बेस माना। उसके अंदर क्या क्या आता है, लेंथ आता है, मास आता है, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या है ये सब। जो लेंथ है वो तो आप जानते हो, लंबाई नापना, उसको मीटर दिया गया कि उसकी जो बेस यूनिट मानी गई, तो क्वांटिटी दी लेंथ, उसको यूनिट क्या मानी गई, मीटर मानी गई, और सिंबल उसके लिए यूज किया गया एम, स्मॉल एम। कब स्मॉल आता है कब कैपिटल आता है हम अभी डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी लेंगे। उसके बाद मास, मास के लिए उन्होंने रखा किलोग्राम। ऐसे ही टाइम आपको पता है सेकंड होता है, सीधी सी चीज ऐसे है उसके लिए। इलेक्ट्रिक करंट, जो फ्लो होता है करंट हमारे घरों में अभी भी फ्लो हो रहा होगा जिसकी वजह से आप बैठे होगे इस वक्त फैन में या एसी में, तो इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है। एंड टेम्परेचर, ये भी आपको पता है, इसके बारे में जानते हो। जो नहीं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता वो ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेसिकली आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, मोल जो पढ़ा था नाइन्थ के अंदर कि एक मोल कितना होता है। तो ये हम दोबारा पढ़ेंगे यहाँ पे क्योंकि उसका यूज़ हमें करना है, फिजिक्स के अंदर भी, केमिस्ट्री का पार्ट है बट स्टिल हमें यूज़ करना है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एक चीज़ के अंदर कितने एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको अगर मेजर करना होता तो हम मोल में मेजर करते हैं हम उसको, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको, वैसे तो हम डीप में लूंगा इसको, अगर आम भाषा में अभी स्टार्टिंग के लिए समझाऊं कि लाइट की रोशनी, जो रोशनी है वो कितनी तेज है, कितनी तेज है उसको मेजर करना। लाइक आपके फ़ोन के टॉर्च की और घर में लगे हुए ट्यूबलाइट या बल्ब की, दोनों की रोशनी में फ़र्क होगा, कोई एक ज़्यादा होगी कोई एक कम होगी, तो कितना फ़र्क है उसको मेजर करना। एंड फिजिक्स क्या था कि अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए हमें उन्हें मेजर करना पड़ता है, तो इसलिए इनको मेजर करना, तो उसको मेजर किया गया कैंडेला में, जिसको लिखा जाता है CD करके। नॉट एग्जैक्टली ल्यूमिनस इंटेंसिटी वही होता है बट काइंड ऑफ मीनिंग यही है। जब इसको डिटेल में आगे की हायर जो हम जाएंगे फिजिक्स, हायर फिजिक्स में जाएंगे तब लूंगा, तब और अच्छे से इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ये 7 हमारी बेस यूनिट्स हैं। इन सातों की अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं जो उन्होंने पूरी दुनिया के आगे रखी। आपकी बुक में वो लिखी हुई है, मैं बुक में खोल के दिखाता हूँ। ये देखो, ये डेफिनेशन उन्होंने लिखी है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, ये डेफिनेशन जो वो लिखते हैं बुक के अंदर, जो बुक के अंदर नहीं मतलब जो उन्होंने मानी है, काफ़ी वियर्ड सी ली है। जैसे कि यहाँ क्या लिया है, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/2979245 ऑफ अ सेकेंड। इसको 1983 में एक्सेप्ट किया गया। 1971 में तो इस चीज़ की शुरुआत हुई थी एंड तब भी स्टैंडर्ड्स बने थे। उसको हर कुछ साल बाद जैसे जैसे फील होता है कि भाई रिवाइज करने का टाइम है, तो उसको रिवाइज करा, चेंज करा। तो ये कितनी अजीब सी दी है, इतना गंदा सा नंबर जो उन्होंने नीचे दे दिया। इसकी जगह कोई इजी सा दे देते तो सबके लिए आसान होता। नहीं, काइंड बिल्कुल नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि जो मीटर, किलोग्राम और सेकंड जो आपको मैंने दिखाई, ये यूनिट्स 1971 में उन्होंने एक्सेप्ट करी इंटरनेशनली, लेकिन ये तभी नहीं बनाई गई थी, ये बहुत टाइम से चलती आ रही थी। तो हमारे पास उससे पहले जो सबसे कॉमन, जो सबसे ज़्यादा फेमस सिस्टम थे, सिस्टम किसे कहा जाता है, मैंने अभी आपको 2 यूनिट्स बताई, बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, जिसको फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं बेस यूनिट्स को। तभी मैंने नोट्स खोल के रखे ताकि कोई चीज़ याद ना हो तो मैं देख के मुझे ध्यान आ जाए। मैंने 2 यूनिट्स बताई, बेस और डिराइव्ड यूनिट्स। अगर आप इन दोनों का एक कलेक्शन बनाओ तो उनको कहा जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, अ कंप्लीट सेट। सेट का मतलब मैथ्स में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th के चैप्टर 1 में, सेट का मतलब होता है कलेक्शन। तो अ कंप्लीट कलेक्शन ऑफ बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो कलेक्शन हो गया, लेकिन 1971 में नहीं बना था, ये बना तो बहुत पहले था। 1971 में उन्होंने इंटरनेशनली कुछ कॉमन चीज़ें अडॉप्ट करी। उससे पहले 3 बहुत कॉमन यूज होने वाले हमारे सिस्टम थे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज किए जाते थे। उसका रीज़न था कोलोनाइजेशन। सॉरी, मैं हमेशा फंबल करता हूँ ऐसे हैवी हैवी वर्ड बोलने में। तो
मैं स्पेलिंग में भूल गया, आई एम सॉरी। बिकॉज एसएसटी, आई हेट एसएसटी, एंड जहाँ तक मैं जानता हूँ साइंस वाले जितने होते हैं एसएसटी से नफरत करते हैं मोस्टली। तो जो हमारा जो वक्त था जब अंग्रेज, जिनको हम अंग्रेज कहते हैं, ब्रिटिशर्स एंड और भी कंट्रीज, फ्रांस एंड जर्मनी, ये एक दूसरे पे कब्जा करते थे। जैसे हमारे ऊपर था 47 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो उससे पहले फिर क्या होता था, जैसे अंग्रेज यहाँ थे, जो ब्रिटिशर्स यहाँ थे, तो वो अपना जो उनका मेजरमेंट का तरीका था वो हम पे थोपते रहते थे। हमारा पुराना क्या था, 4 सेर गेहूं हम ऐसे नापते थे, अंगुल में नापते थे, हाथ से नापते थे, ठीक है। एंड हमारा ये तरीका था, बट उन्होंने आके अपना हम पे थोपा, इसलिए फिर ऐसा ये हुआ कि ब्रिटिशर्स तो और जगह पे भी कब्जा करके बैठे थे, लाइक हमारा पड़ोसी म्यांमार, जिसको उस टाइम बर्मा कहा जाता था, तो उस पर भी कब्जा था, तो वहां पर भी उन्होंने अपना सिस्टम थोपा। इसलिए पूरी दुनिया में 3 ही सबसे ज़्यादा चलने वाले सिस्टम थे। एक था CGS, जिसकी ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म इसकी होती है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। और दूसरा MKS, जिसकी फुल फॉर्म है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। और FPS, फुट, पाउंड और सेकेंड, ये शॉर्ट फॉर्म में FPS, MKS और CGS कहा जाता है। जो फुट, पाउंड और सेकेंड है, ये था ब्रिटिश वाला सिस्टम, ये ब्रिटिशर्स जो इसको यूज़ करते थे। और ये बाकी एक फ्रांस का है एंड एक किसी और कंट्री का, आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हो इसको कि कौन कहाँ का है, बिकॉज हमारा वो मकसद नहीं है इसके लिए। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले और सबसे आसान ये दोनों थे, CGS और MKS। तो जब हमारे जो कॉन्फ्रेंस हुई 1971 में, उन्होंने देखा कि भी सबसे ज़्यादा दुनिया में तो ये 3 चल रहे हैं, तो अगर वो अपना कोई नया स्टैंडर्ड लाएंगे तो पूरी दुनिया में अडॉप्ट करना मुश्किल होगा, कि लोगों को एक आदत हो चुकी होती है। तो उन्होंने इन तीनों में से किसी को चूज़ करने का सोचा। तो उन्होंने किसको चूज़ करा, उन्होंने MKS को चूज़ करा। MKS और CGS दोनों ही काफ़ी ईजी थे, क्योंकि दोनों में हम यूज़ करते हैं 10 के मल्टीपल्स को, इसलिए इसका एक और नाम भी है, डेसिमल सिस्टम, या फिर मैट्रिक सिस्टम भी इसको कहा जाता है। बिकॉज इसके अंदर 10 के मल्टीपल्स यूज होते हैं ना, इसलिए डेसिमल सिस्टम। अगर 2 के मल्टीपल्स यूज होते हैं तो 2 को हम बाइनरी कहते हैं, वो बाइनरी सिस्टम हो जाता है, वो उसको हम यूज करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर। बाइनरी का यूज़ थोड़ा सा हम फिजिक्स में भी करेंगे आगे चल के, बट 12th की जो फिजिक्स है उसके अंदर यूज़ होगा, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो बिना फिजिक्स के बन सकता था, तो इसलिए फिजिक्स वहाँ पे भी है, हर जगह फिजिक्स है, आप कोई भी जगह ऐसी नहीं ढूंढ सकते जहाँ फिजिक्स ना हो। तो डेसिमल सिस्टम कहा जाता है MKS को, और दूसरा नाम है इसका मैट्रिक सिस्टम। अगर आपने कोई ऐप्स यूज़ करी हो जहाँ मेजरमेंट होती है, कई बार वो ऑप्शन देता है कि कौन सा सिस्टम चाहिए, मैट्रिक चाहिए या दूसरे ऑप्शन देता है, तो मैट्रिक हमारा वो वाला है जो हम वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं इसको। एंड उन्होंने लेकिन इसको एज इट इज़ नहीं लिया था, उन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। मैं आपको नोट्स में दिखाता हूँ, ये लाइन मैंने लिखी है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1971 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स इन फ्रांस proposed a system of units with 7 base units which is a modified version of MKS system। मतलब जो MKS सिस्टम वहाँ यूज़ हो रहा था दुनिया में, उसका मॉडिफाइड सिस्टम था ये। क्यों मॉडिफाई करने की नीड हुई, बिकॉज कुछ जगह पे CGS चल रहा था, कुछ जगह में FPS चल रहा था, तो उन लोगों को भी खास दिक्कत ना आए, तो उनको ध्यान में रख के उन्होंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई करा, नॉट वेरी मच मॉडिफिकेशन की गई, तो इतना खास इसके अंदर नहीं था। तो वो मॉडिफाइड सिस्टम है हमारा MKS। तो अगर आपसे पूछा जाए कि SI कौन सा सिस्टम है, तो इट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ MKS सिस्टम, सिंपल सी लाइन में, ठीक है। अब उन्होंने एक चीज़ बाद में देखी गई कुछ टाइम बाद, कि ठीक है यार, हमने 7 बेस यूनिट्स तो बना दी है, 7 बेस यूनिट्स हो गई, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 हो गई। बट बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई इसमें एंगल तो रखना भूल ही गए। एंगल कैसे बनता था, मैं आपको याद दिलाता हूँ एंगल कैसे बनता था। मेरे पास वो एनिमेशन है जो मैंने मैथ्स में भी दिखाया था। ओके, आपको दिख रहा होगा, एंगल ऐसे बनता था जब दो रेज ऐसे आपस में, एक रे हमारी रोटेट होकर दूसरी रे के साथ एंगल बनाती थी, आपको एनिमेशन शो हो रहा होगा यहाँ पर। तो दिस इज एंगल। अब इसको कैसे मेजर किया जाता, क्योंकि यहाँ तो दो लाइनों के बीच में एक वैल्यू बन रही है, इसके लिए तो ना तो जो हमारी वो 7 की 7 बेस यूनिट्स हैं, उन सातों में से किसी में भी इसके बारे में जिक्र नहीं है। आपको दिखाऊं, इन सातों में कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं था। तो फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, और डिराइव्ड भी नहीं कह सकते, वैसे डिराइव्ड कह सकते हैं, बिकॉज अभी मैं इसको एंगल को डिटेल में लूंगा, हमारे न्यूमेरिकल्स एंगल पे ही बेस्ड हैं। तो एंगल की डेरिवेशन उसकी लेंथ से की गई, तो ये एक तरह से लेंथ का रेशियो होता है। तो उनको उस टाइम लगा कि इसको कहाँ रखें, क्योंकि एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। डायमेंशन यानी कि जैसे लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं तो उसकी डायमेंशन मीटर हो गई, बट इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है एंगल की। डिग्री तो सिंबल है जो बताता है कि कितना हम ले रहे हैं, ठीक है। और एक और होता है रेडियन, जिन्होंने अभी तक मैथ्स नहीं पढ़ी, मैं अभी उसके बारे में जिक्र करता हूँ, वहाँ से हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्टार्ट होगा, एंड ये बोरिंग सी थ्योरी खत्म हो गया। आई नो मैं बहुत बोलता हूँ, बट क्या करूँ, समझानी तो है ना फिजिक्स, या। तो दिस इज एंगल। फिर उन्होंने क्या करा,
दो अलग उन्होंने कैटेगरीज बनाई, सप्लीमेंट्री यूनिट्स उनको नाम दिया। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में उन्होंने किसको रखा, दो चीज़ों को रखा, थोड़ा ऊपर करें इसे, या ये रहा, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स उन्होंने रखी और उसके अंदर रखा एक तो रेडियन को, दूसरा रखा स्ट्रे रेडियन को। रेडियन और कुछ नहीं है, एंगल को मेजर करने वाली यूनिट है। जिन्होंने मैथ्स की वीडियो देखी होगी उसमें उनको अब तक पता होगा कि रेडियन क्या है। अभी मैं इसमें भी ब्रीफ कर रहा हूँ बिकॉज मैंने कहा मैं पूरे मैथ्स यहाँ पे दोबारा से लूँगा। एंड क्योंकि सारा 11th का एज इट इज़ नहीं है ना, उसमें कई ऐसा मैथ्स जो फिजिक्स के 11th में यूज़ होगा जो आप एक्चुअल में 12th की मैथ्स में वो भी अक्टूबर में जाके पढ़ते हो 12th की, तो इसलिए मुझे अभी लेना ही था इसको। तो ये रेडियन वगैरह तो हो चुका है बट स्टिल मैं इसको अभी ब्रीफ कर रहा हूँ दोबारा। तो रेडियन में एंगल को मेजर किया जाता है, तो अगर आपको याद हो जिन्होंने देखा है उसमें हम 2D वाले एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर वो एंगल 3D में बन रहा हो तो उसको स्ट्री रेडियन कहा जाता है, सॉलिड एंगल होता है ये हमारा। इसके बारे में अब एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। बेसिकली ये एंगल की क्वांटिटीज है एंगल मेजर करने की, ये 2D में और ये वाला 3D में होता है, ठीक है। तो जो 3D वाला पार्ट है इसको मैं अभी नहीं लूँगा, उसके लिए आपको पहले मैथ्स का जो 3D का बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा। मैंने इसके लिए भी काफ़ी सोचा, मेरे नोट्स तो तैयार हैं, मैं बता भी सकता हूँ, बट मैंने मुझे रियलाइज़ हुआ एक तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है इसका, अभी है नहीं, थोड़ा मिड में जाके हमने इसका यूज़ करना है अपनी फिजिक्स के अंदर, तो अभी लेने का कोई लॉजिक नहीं लगा, इसलिए मैं ये वाला पार्ट स्ट्रे रेडियन वाला छोड़ दूंगा। बट रेडियन वाला आपको इसी चैप्टर से यूज़ करना है, इसलिए उसे अभी डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने कब ली थी ये, जब 1971 के बाद जो उनकी मीटिंग्स होती रही उसमें उन्होंने दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स बनाई। तो यानी कि अब क्या हो गया, 7 तो हमारे पास बेस यूनिट्स हो गई और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गई। बट एक चीज़ है जो आपकी किताबों से गायब है, और मैं जो नोट्स बनाता हूँ कभी भी एक बुक से नहीं बनाता, और नेट तो खासकर यूज़ करता हूँ, विकीपीडिया स्पेशली, तो बिकॉज सारे नॉलेज वहीं होती है। इसलिए अब एक पॉइंट था जो आपकी किताबों से गायब है, ना मुझे ये प्रदीप के अंदर मिला, ना ही मेरे पास और जितने भी राइटर्स की बुक है, फॉरेन राइटर्स की बुक भी है उसमें भी नहीं मिला बल्कि मुझे कहीं। तो उन्होंने क्या करा कि 1995 में एक मीटिंग हुई, उसमें डिसाइड किया गया कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स वाली कैटेगरी को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन आपकी बुक आज भी ये कहती है कि 7 डिराइव्ड यूनिट्स हैं, 7 बेस यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 2 सप्लीमेंट्री हैं, तो टोटल 9 हो गई। अब नहीं है ऐसा, 1995 में ये चीज़ ख़त्म हो गई थी। अब हमारे पास सिर्फ 7 बेस यूनिट्स हैं। उन्होंने क्या करा, इन सप्लीमेंट्री यूनिट्स को कहाँ पे रख दिया, डिराइव्ड यूनिट्स में रख दिया, डायमेंशनलेस डिराइव्ड यूनिट्स की कैटेगरी में उन्होंने इसको रख दिया, बिकॉज दे आर डायमेंशनलेस। बट ये बनी किससे हैं, लेंथ से तो बनी है। अगर रेडियन की डेफिनेशन जिनको पता है, जिनको नहीं पता अभी मैं बताऊंगा, अभी बनी ये लेंथ से ही है, लेंथ वाली डायमेंशन यूज करके बनी है। वो तो कट जाते हैं इसलिए डायमेंशन खत्म हो जाती है उसकी, लेकिन इस्तेमाल तो लेंथ का हुआ ना, इसलिए हैं तो ये डिराइव्ड यूनिट बट डायमेंशन लेस डिराइव्ड यूनिट्स है, इसलिए इनकी कैटेगरी को सप्लीमेंट्री यूनिट्स को खत्म कर दिया गया। तो अब 11th है, आप स्कूल टीचर से पूछना एग्जाम में क्या लिखने के लिए वो रेकमेंड करते हैं। कॉलेज में आपको वही लिखना है जो एक्चुअल बात है। स्कूल तक थोड़ी सी बंदिशें होती हैं, वो भी स्पेशली 11th में, 12th में भी नहीं होती। अच्छा, एसआई के अंदर कुछ प्रीफिक्सेस हैं जिनका यूज़ किया जाता है किस तरह के, मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ, आई थिंक आपको विजिबल नहीं होगा। अरे ये देखो, ये प्रीफिक्सेस हैं जिनका यूज़ किया जाता है, एंड आप कई टाइम से अपनी लाइफ में इसका यूज़ कर रहे हो बट शायद नोटिस नहीं किया होगा इस बात को। जैसे ये है, जो 10 की पावर 1 होती है उसके आगे डेका लगता है, एंड 10 की पावर 2 पे हेक्टो, 10 की पावर 3 किलो, तभी तो हम 1000 कहते हैं कि किलो के अंदर कितना होता है, 1000 होता है। जैसे किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर। किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, 1000 ग्राम्स, तो ऐसे 1000 आता है। मेगा मीन्स 10 की पावर 6। अच्छा, आप कहोगे मेगा कहाँ पे आया, तो मेगा वर्ड आया था, आप जो मेमोरी यूज़ कर रहे हो ना अपने फ़ोन में या पीसी के अंदर, कहते हैं ना ये 4 MB का गाना है, ये 5 MB का गाना है, तो वो वहाँ एम है मेगा एंड बी है बाइट। बाइट कंप्यूटर की यूनिट हो गई डेटा को मेजर करने के लिए, वो कंप्यूटर की अपनी यूनिट है। मेगा वहाँ पे भी फिजिक्स ही अप्लाई की गई, बिकॉज वो भी हमारे लाइफ का पार्ट है, हमारे आसपास की दुनिया ही है वो भी। तो मेगा का मतलब ये हुआ उसके अंदर कितने बाइट्स हो गए। जब हम कहते हैं कि 4 MB का गाना है तो 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं, ये लिखा हुआ 10 की पावर 6 बाइट्स होते हैं, यानी कि एक के बाद 6 जीरो, तो 10 लाख बाइट्स, बहुत बड़ा होता है। बट हम कहते हैं कई बार हमारा गाना 25 MB का भी होता है, एटलीस्ट मेरे पास तो है फुल HD वाला, आपने भी करा ही होगा कभी डाउनलोड, इंटरनेट है ना जिंदाबाद। ओके, फालतू बातें बंद करते हैं। ठीक इसी तरह से गीगा एंड ये सारी हैं, तो आपको इनको रट्टा नहीं मारना, ये बीच बीच में नज़र मार लो एंड यूज़ करते करते अपने आप ये नाम याद हो जाते हैं कि पेटा, एक्सा, जेटा, ये सब लिखे हुए हैं। और नेगेटिव में भी जैसे आपको ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 10 की पावर -9 नैनो होता है, एंड -6 माइक्रो हो गया, ये -12 पीको हो गया।
तो -12 हम पिकोमीटर, पिकोग्राम ऐसे करके हम इसका यूज़ बहुत करते हैं। पिको बाइट तो नहीं होता, बिकॉज बाइट्स कभी नेगेटिव में नहीं जाते, वो कंप्यूटर है, प्रैक्टिकल लाइफ का एक अलग तरह का हिस्सा है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। जो भी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन आ रही हो या कोई भी सजेशन हो कि सर बहुत बकबक करते हो थ्योरी समझाते वक्त, तो बता देना। मैं नहीं करूँगा नेक्स्ट टाइम। वैसे भी स्टार्टिंग में थ्योरी है, इसके बाद न्यूमेरिकल्स एंड कंसेप्ट्स ही हैं, तो हम वही लेते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आपको पता होना चाहिए फिजिक्स के अंदर स्टार्ट करने के अंदर, फिर मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। ये हमारा, हाँ, आखिरी पॉइंट नहीं, इसके बाद एक रूल और है, उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल वाला टॉपिक स्टार्ट होगा। कि जो हमारी एक साइंटिफिक नोटेशन होती है फिजिक्स के अंदर लिखने की, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें नहीं पता होती एंड गड़बड़ कर देते हैं वो कई बार। साइंटिफिक नोटेशन कैसे, जैसे ये देखो, मुझे एक बुक में ये चीज़ प्रॉपर अच्छे से लिखी हुई मिली, तो मैंने उसको एज इट इज़ नोट्स का पार्ट बना दिया। मैं इसी तरह से करता हूँ। नोट्स का पर्पज़ ये होता है कि अलग अलग चीज़ें जो हमें सीखने को मिलती है उनको अपने हिसाब से कैटेगराइज करके हम रखते हैं वहाँ। तो मैंने वहीं से सीधा इसको बनाया। यहाँ पे उन्होंने दिए 3, 5, 6 और कितनी जीरोज हैं यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 जीरोज हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम जनरली करते क्या हैं कि डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं नंबर को, और बाकी जितनी भी जीरोज होती हैं उनको 10 की पावर में करते हैं। अब आप कहोगे कि सर लिखना तो इसको ऐसे चाहिए था, 3, 5, 6 इंटू 10 की पावर 7। या एग्जैक्टली, बट साइंटिफिक नोटेशन को उन्होंने एक लेवल अप किया। उन्होंने ये कहा कि एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं, जैसे पूरी दुनिया ने एसआई यूनिट्स का एक स्टैंडर्ड माना है ना, इसका एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि हम डेसिमल के लेफ्ट साइड में हमेशा एक डिजिट रखेंगे, चाहे आए या ना आए। तो अब इसकी 7 जीरो थी, तो इधर डेसिमल लगाने की वजह से बैलेंस करने के लिए 2 जीरो एक्स्ट्रा आएंगी, ताकि वापस जब मल्टीप्लाई कराऊं 356 बन जाए। तो बैलेंस करने के लिए उन्होंने क्या करा, 10 की पावर 9 कर दिया सीधा सीधा। तो दिस इज साइंटिफिक नोटेशन, और ये आप अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हो। जैसे अब यहाँ पर है, अब ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। कितनी जीरोज आ रही हैं यहाँ पे, डिजिट कितनी है डेसिमल के बाद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डिजिट्स है ना। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो 492, नीचे 10 की पावर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, नीचे 9 जीरोज आ जाएंगी। अब हम क्या कहा कि डेसिमल के लेफ्ट में एक नंबर होना चाहिए, तो 4.92 लिखूंगा। बैलेंस करने के लिए स्क्वायर लिखना पड़ेगा और नीचे आएगा 10 की पावर 9। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4.92, नीचे बचा 10 की पावर 7, और नीचे वाला नंबर जब ऊपर आता है तो नेगेटिव पावर हो जाता है। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही था। तो इस तरह से इसको लिख दिया जाता है। दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, अब प्रैक्टिकल लाइफ में जब बात हो रही है तो आप कैलकुलेटर्स भी यूज़ करते हो, एंड जब आप बड़े होगे, सिविल इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, अलग अलग टॉप फील्ड में जाओगे साइंस की, तो वहाँ पे तो कैलकुलेटर यूज़ करना है। वहाँ थोड़ी ना कि आपका चीफ कहेगा ए कैलकुलेटर को यूज़ कर रहा है, मैं तेरी सैलरी काट लूंगा रजिस्टर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता ना। वहाँ तो प्रैक्टिकली हम कैलकुलेटर लगाएंगे। तो कैलकुलेटर तो ऐसे लिख के दिखा नहीं सकता हमें 10 की पावर 9 -7। तो वो कैसे इन चीज़ों को लिखता है, वहाँ पे यूज़ होता है ई। दिखाता हूँ आपको कैलकुलेटर खोल के। वैसे ऑनलाइन क्लास का एक ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मैं टेक्नोलॉजी का खूब यूज़ कर सकता हूँ। एंड आई डोंट नो, पता नहीं लोग कैसे फिजिक्स पढ़ लेते बिना टेक्नोलॉजी के, मुझे तो नहीं लगता पढ़ाई जा सकती है। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ, बहुत बड़ा सा गंदा सा नंबर लेता हूँ, 98563 2। ये मैंने एक नंबर लिया, ठीक है। इसकी जो मैंने इसका निकाला से स्क्वायर निकालता हूँ एक और बार। एक, आपने देखा एक चीज़ हुई, मैंने जब दोबारा स्क्वायर करा तो उससे डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक डिजिट कर दी, 9.43। एंड इधर क्या लिखा है, e+35। तो ये 9.43 e+35 और कुछ नहीं है। e का मतलब यहाँ पे होता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, और +35 का मतलब हुआ कि एक्सपोनेंट की पावर प्लस का 35 होगी। तो 10 की पावर 35 है ये प्लस वाला। अगर माइनस होता तो यहाँ पे e माइनस आता। मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ, तो उसके लिए मैं ऐसे ही गंदा सा नंबर लेता हूँ और उसका ना रूट कर देता हूँ। मतलब बेसिकली मैं कैलकुलेटर की हद क्रॉस कर रहा हूँ। अरे ये नेगेटिव नहीं लेके जाएगा, नेगेटिव के लिए क्या करूँ, डिवाइड करा सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 9, ये पूरा का पूरा इससे पूरे से डिवाइड करा देते हैं। और नंबर काफ़ी है। ये देखो क्या आया, डेसिमल के लेफ्ट में तो उन्होंने 1 रखा, और इधर क्या लिख दिया, e-28, यानी कि 10 की पावर -28। आई होप आपको क्लियर होगा कि दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, अपना फाइनल आंसर मोस्ट केसेस में साइंटिफिक नोटेशन में छोड़ते हैं, ई नहीं लिखते। ई लिखना कैलकुलेटर का काम है, हम तो 10 की पावर में लिख के आते हैं इस तरह से। देखो नीचे ये चीज़ लिखी हुई है नोट्स में, साइंटिफिक नोटेशन ऑन कंप्यूटर समटाइम्स टेक्स ऑन एन इवन ब्रीफियर लुक एज इन दिस। मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है नोट्स में। और ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट ऑफ 10। आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं।
एंड इग्नोर दैट। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। अच्छा, एक ये चीज़ दिखा दूँ आपको, जैसे कि यहाँ पर है वो जो मैंने आपको प्रीफिक्सेस बताए थे उनका यूज़ कैसे होता है। साइंटिफिक नोटेशन लिखी जैसे ये 1.27 एंड 10⁹ जैसे मैंने ऊपर वाला भी लिखा था, आपको मैं दिखाता हूँ ये वाला। यहाँ क्या लिखा था, 3.56 10⁹ मीटर है। 10⁹ अगर इसका प्रीफिक्स आप यहाँ से चेक करोगे तो 10⁹ ये रहा, इसका मतलब होता है गीगा, और सिंबल यूज़ होता है कैपिटल जी। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि इट इज़ 3.56 गीगा मीटर GM करके हम इसको लिख सकते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल इन्होंने भी दिया है, 10⁹ था और ये वॉट्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को मेजर किया जा रहा है, उसकी पावर को, इलेक्ट्रिक पावर को। तो उन्होंने कैसे लिखा, गीगा वॉट्स। वॉट्स का W होता है कैपिटल और गीगा का कैपिटल G। तो गीगा वॉट आपने कई बार सुना होगा, आजकल न्यूज़ में भी खूब आता है कि पूरे देश में दिल्ली वाले ही हैं जो सबसे ज़्यादा बिजली यूज़ करते हैं। समथिंग 6,500 गीगा वॉट के करीब यूज़ होता है, यानी कि 3 स्टेट्स का मिला के एक अकेली दिल्ली यूज़ करती है, जो एक छोटू सी वो है, क्या है, राज्य तो बिल्कुल भी नहीं, स्टेट तो बिल्कुल नहीं है, जो भी है, मैं तो सिटी कहता हूँ, छोटा सा ही तो है दिल्ली। टहलते टहलते निकल जाते हैं कितनी दूर। इग्नोर, फालतू बातें मैं बहुत करता हूँ, मज़ा नहीं आता अदरवाइज़ पढ़ाने में। ओके, अब हमारा मेन पॉइंट आता है कि जो यूनिट्स हैं उनको लिखा कैसे जाता है। साइंटिफिक नोटेशन के बारे में आपको बता दिया, यूनिट्स को कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, उसके सिंबल्स को कैसे लिखते हैं, अब जरा इसके बारे में जानते हैं। 4 पॉइंट्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको दिख रहा है चारों पॉइंट्स। सबसे पहली चीज़ क्या है कि कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता। हम बचपन से ये चीज़ों में बड़ी गलती करते हैं, जैसे कि न्यूटन है, मीटर है, जूल है, इसमें कभी भी हम कैपिटल अल्फ़ाबेट नहीं लिखते पहले वाले को। हम बचपन में कई बार ये हरकत करते हैं, मीटर को ऐसे लिख के आ जाते हैं, वो रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। मीटर हमेशा ये सब स्मॉल में आएंगे। हाँ, लेकिन जो उनके सिंबल होते हैं वो कैपिटल में आते हैं, लेकिन कंडीशन है वहाँ पर भी, वही वाले सिंबल कैपिटल में आते हैं जो किसी साइंटिस्ट के नाम के बाद हों। तो जैसे न्यूटन और जूल, ये दोनों साइंटिस्ट थे, तो सर आइजैक न्यूटन एंड जूल का नाम मैं पूरा भूल गया, आइजैक न्यूटन का तो याद रहता ही है, तो इसलिए उनका कैपिटल यूज़ किया है। लेकिन मीटर जो है वो किसी साइंटिस्ट के नाम के पीछे नहीं बना ये वाला वर्ड, तो इसलिए वहाँ पे स्मॉल यूज़ करेंगे। तो जो नेमिंग है वहाँ पे कोई कैपिटल नहीं, लेकिन सिंबल में जो साइंटिस्ट के नाम पर रखे जाते हैं वो कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल होंगे। ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसको कभी भी प्लूरल में नहीं लिखा जाता। प्लूरल यानी कि जैसे कि 1 kg को तो 1 kg लिखते हैं, लेकिन जो 100 kg होता है उसको भी 100 kg ही लिखेंगे, 100 kgs नहीं लिखेंगे। प्लूरल नहीं लिखा जाता, आगे एस नहीं लगता कभी भी, या 100 मीटर्स नहीं बोलते, 100 मीटर ही होता है वो। तो कभी प्लूरल नहीं होता, ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है, बिकॉज SI ने उनकी जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बातें होती हैं, एंड वो मीटिंग होती रहती है हर कुछ टाइम बाद। आप नेट पे जाके सर्च करो, आपको पता चलेगा लास्ट मीटिंग कब हुई है और अगली कब होनी है, उनकी डेट्स फिक्स होती हैं। एंड एजेंडा क्या होता है कि वो क्या डिस्कस करेंगे, दुनिया में साइंटिस्ट को काम करते वक्त यूनिट्स के साथ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, या कोई नई यूनिट का उन्होंने कुछ खोज वोज करी है डिराइव्ड यूनिट की, तो वो सारी उन पर उनकी बहस होती है, मीटिंग होती है, पूरे डिसीजंस लिए जाते हैं उसके बेसिस पे। जैसे 1995 में उन्होंने कहा भी सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हटाओ, उसका कोई लॉजिक नहीं है, तो हटा दिया गया। तो ये 3 पॉइंट हुए कि प्लूरल नहीं लिखा जाता। चौथा, फुल स्टॉप्स कभी भी नहीं लगते। फुल स्टॉप्स लाइक मैंने एग्जांपल दिया है, 30 kg 50 cc। cc का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, सेंटीमीटर क्यूब है ये हमारा, तो कभी भी डॉट नहीं लगाते आगे 30 kg। हम ये नहीं लिखेंगे कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 30 kg, हमारा आंसर खत्म हो गया, ऐसे डॉट लगा दें, इट इज़ रॉन्ग। ये SI मतलब फिजिक्स में एक्सेप्टेड नहीं है। अब नॉर्मल इंग्लिश में या दूसरी जगह लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिजिक्स में एक्सेप्टेड नहीं होती ये वाली बात है वहाँ पे, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, टीचर्स ध्यान नहीं देते ऑब्वियसली, बिकॉज वो साइंस फील्ड से है नहीं, मोस्टली नहीं होते। मैथ्स के भी ज़रूरी नहीं है सारे साइंस से, कई कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा अब हम शुरू करते हैं फाइनली इंटरेस्टिंग वाला पार्ट, थ्योरी एंड करते हैं, बहुत बोरिंग हो जाती है थ्योरी, आई नो दैट। तो अब हमारा टॉपिक आता है जो हमें पढ़ना है मेन, मैं आपको अब उसके बारे में बता दूँ। वो थ्योरी भी ज़रूरी थी, आपको आगे चल के समझ आएगा कि वो साइंटिफिक नोटेशंस और ये सब मैंने क्यों बताया, बहुत ज़रूरी था उसके लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हुए पहले आपको मैं बता दूं, हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं। 2 यूनिट्स जिनको सप्लीमेंट्री कहा था अब हटा दिया, बट वो 2 हमारे काम सबसे ज़्यादा आती हैं। बाकी की जो डिराइव यूनिट्स है, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वगैरह वगैरह, इसको हम आगे टाइम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। जैसे मोशन टॉपिक अगला उठाऊंगा, उसमें न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, वहाँ पे हम स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस सब कुछ डिटेल में हम आगे उसको पढ़ेंगे। पहले हम कुछ बेस यूनिट्स के बारे में जान लें जिनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हमें इस साल की फिजिक्स में करना है, जिसको मैकेनिक्स कहा जाता है। तो उसके अंदर हमारा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, एक तो एंगल का यूज़ होगा। एंगल बेस यूनिट नहीं है, एंगल डिराइव्ड यूनिट हो गई, डायमेंशनलेस डिराइव्ड यूनिट। उसमें भी हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करना है रेडियन का।
स्टेरेडियन जो है सॉलिड एंगल जिसे कहा जाता है, यानी कि 3D में बनने वाला एंगल, तो उसके बारे में मैं तभी डिस्कस करूंगा जब मैं आपको 3D की मैथ्स थोड़ी सी पढ़ा दूंगा, ताकि आप विजुलाइज कर पाओ कि व्हाट इज 3D। 3D वर्ल्ड में तो रहते हो, लेकिन 3D है क्या, थियोरिटिकली क्या है। अगर हम नहीं जानते होंगे हम उसको समझ नहीं सकते कभी भी, इसलिए स्टेरेडियन अभी नहीं ले रहा। और वैसे भी आई डोंट थिंक कि हमारे आगे के 4-5 चैप्टर में उसका कोई टॉपिक है भी, अगर होगा तो मैं उससे पहले खुद ही ले लूँगा। तो एंगल के बाद हमने 3 चीज़ें और पढ़नी है, लेंथ, मास, टाइम। जो लेंथ है इसको मेजर किया जाता है मीटर में, एंड आई टोल्ड यू कैपिटल में नहीं लिखा जाता, लेकिन एक आदत है ना। एंड मास को किलोग्राम में, केजी, टाइम को सेकंड्स में मेजर किया जाता है। तो हमने इन 4 के बारे में डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद हमारा ये टॉपिक में फिर हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब मतलब थोड़ा सा डीप टॉपिक शुरू होता है, बाकी अभी तक तो जो मैं ले रहा था वो सारी थ्योरी थी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रेडियन एंगल, बिकॉज आपका पहला टॉपिक यही है। बुक के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को बेस मान के चल रहा हूँ और फिर एक्स्ट्रा उठाऊंगा जब एक मतलब एनसीईआरटी से शुरुआत, क्योंकि मुझे एक ऐसी कॉमन बुक चाहिए होती है जो सबके पास अवेलेबल हो। तो वो कॉमन बुक मुझे एनसीईआरटी ही लगती है, क्योंकि मोस्टली सीबीएसई से ही होते हैं स्कूल्स, एंड वो वही बुक प्रेफर करते हैं एनसीईआरटी। और बाकी भी अगर कोई और स्कूल भी होता है तो सिलेबस मिलता जुलता ही होता है। तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी को बेस माना, बट मैं इतना डीप लेके जाऊंगा जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। ओके, रेडियन, मीटर, किलोग्राम। तो सबसे पहले एंगल के बारे में जानते हैं कि एंगल क्या होता है, एंगल को मेजर कैसे किया जाता है। वैसे मैथ्स का टॉपिक है बट नहीं। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि हमारा पहला टॉपिक है फिजिक्स का, कि अर्थ पे रह के कैसे हम मून तक का डिस्टेंस मेजर करें। बिकॉज इतना लंबा मेजरिंग टेप तो किसी ने बनाया नहीं ना, कि यहाँ से वहाँ फेंको, वहाँ एलियन बैठा पकड़ लेगा, हाँ भाई पकड़ लिया, मेजर करवा लो ऐसा तो होने नहीं वाला। तो इसलिए कैसे हमने उसको मेजर करा, और कई साल पहले ही हो गया था कि यहाँ से मून तक का, सन तक का डिस्टेंस क्या है, और अर्थ की डायामीटर क्या है, मून की डायामीटर क्या है, ये सब हम पहले से ही, बहुत पहले ही हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली थी। तो आपकी फिजिक्स की शुरुआत वहीं से होती है। अब वो आप तभी कर पाओगे जब आपका ये बेस क्लियर होगा मैथ्स का। तो मैथ्स के बिना फिजिक्स कुछ नहीं है। फिजिक्स का दूसरा नाम अगर आपने कभी सुना हो तो अप्लाइड मैथमेटिक्स कहते हैं, कि मैथ्स में तो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स में एप्लीकेशंस पढ़ते हैं कि कहाँ अप्लाई करना है इसे। ये हमारी फिजिक्स है, घबराना मत। मैं मैथ्स टीचर हूँ स्पेशली, एंड तो मैथ्स तो बताऊँगा ही, अच्छे से खुल के बताऊँगा। एंगल लेते हैं सबसे पहले। जो एंगल होता है, अभी मैंने आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखाया था, ये एनिमेशन था कि एंगल क्या होता है, कि एक रे कितना रोटेट हुई, यानी कि अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे। आपको दिख रहा होगा रोटेट हो रही है रे। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखी जाए, देखो कोई डेफिनेशन नहीं पूछता हमसे इन चीज़ों की। एंड हम लोगों के मन में ना एक बचपन से एक आदत पड़ चुकी है, स्पेशली हमें जिस तरह से पढ़ाया जाता है इंडिया में, कि हम थ्योरी को बड़ा वो लेके चलते हैं कि यार थ्योरी से क्या होता है, प्रैक्टिकल बताओ। लेकिन प्रैक्टिकल को रट्टा मारते हैं और थ्योरी को समझने की कोशिश नहीं करते, और फिर हम पढ़ाई को दोष देते हैं कि हार्ड हो गई। तो मेरी वीडियोस आपको पसंद आए ना आए, लेकिन मैं बहुत डीप लेके जाता हूँ, एक एक छोटा वर्ड तक एक्सप्लेन करता हूँ। आपने देखा होगा शुरुआत में मैंने आपको ये तक बताया कि क्वांटिटी वर्ड कहाँ से आया। मैं बहुत डीप पढ़ता हूँ, खुद भी पढ़ता हूँ और पढ़ाता भी बहुत डीप हूँ, इतना कि डूब जाए इतने डीप चले जाए कि खो जाए उसके अंदर, एंड फिजिक्स अपने अंदर समा जाए। ऐसे पढ़ने में मज़ा तो तब आता है ना जब लाइफ में इंप्लीमेंट करो उसे। एंगल की डेफिनेशन ये है, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे। आपसे किसी ने भी डेफिनेशन नहीं पूछनी, ये सिर्फ आपको अपने दिमाग में रखनी है बात, कि अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे। क्यों दिमाग में रखनी है? जब मैं 3D एंगल के बारे में लूँगा, स्टेरेडियन के बारे में लूँगा, वहाँ पर अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं आती होगी, वो 3D एंगल ऐसे ऊपर से उड़ के जाएगा प्लेन की तरह, कुछ नहीं समझ आएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ध्यान रखनी है, रटनी नहीं है। अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे इज कॉल्ड एंगल। अब जो रोटेशन है, मैंने डेफिनेशन लिखी कि एक रे को कितना रोटेट करा हुआ एंगल होता है। तो रोटेशन में नाम देख लें थोड़े से। जो ये वाला पॉइंट होता है इसको वर्टेक्स कहते हैं, इसको इनिशियल रे कहते हैं, और इसको टर्मिनल रे कहते हैं। जो हमारी जहाँ पे एंगल खत्म हो रहा था, देखो एंगल ऐसे बन रहा है, ऐसे करके यहाँ खत्म हो रहा है ना, तो वो टर्मिनल रे होगी। टर्मिनल मीन्स एंड, इनिशियल मीन्स स्टार्ट हुआ। तो वर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा किसी भी एंगल में। अगर आपको ध्यान हो, हम जब भी किसी एंगल का नेम लिखते थे तो ऐसे लिखते थे। वर्टेक्स वाला जो पॉइंट होता था, मान लो ये ओ पॉइंट है, तो वर्टेक्स वाला हमेशा बीच में आता था, तो बी ओ सी या सी ओ बी करके इसका नाम हम लिखते थे। वर्टेक्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल जो नाम है वो भी इसी से बना है। अब ये थोड़ा सा 9th का पॉइंट है, अगर आपको ज्योमेट्री ध्यान नहीं है, 9th की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर आप देख सकते हो। वो फिजिक्स में इतना उसका यूज़ नहीं, इसलिए वो वाली मैथ्स में यहाँ नहीं लेने वाला, वो लूँगा जिसका इस्तेमाल हमें फिजिक्स में करना।
ठीक है। अच्छा, अब रोटेशन ऊपर की तरफ ही क्यों? नीचे भी तो हो सकती थी ना, तो सिर्फ ऊपर क्यों करी रोटेशन? तो रोटेशन दो तरह की होती है, ऊपर और नीचे। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, जिसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल्स में 9 से करते आ रहे हो, लेकिन किसी को उसकी कोई खबर तक नहीं होती। डिटेल में हम अगले चैप्टर में लेंगे इस चीज़ का, कि पॉजिटिव और नेगेटिव में फ़र्क क्या होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल से पूछूं कि -4 और +4 में प्रैक्टिकली फ़र्क क्या होता है, वीडियो पॉज करके नीचे आंसर दो, मैं बता दूंगा सही दिया था यानी, बाकी वीडियो में तो आपको दिख ही जाएगा, मैं अभी आंसर दे रहा हूँ कि -4 और +4 में फ़र्क क्या है। इसको समझने के लिए नंबर लाइन बनाते हैं। तो दिस इज़ आवर नंबर लाइन। यहाँ पर एक न्यूट्रल होता है 0, उससे राइट साइड में बनने वाले पॉजिटिव होते हैं, तो मैं कुछ नंबर बना ही देता हूँ, 1 2 3 एंड दिस इज 4, एंड लेफ्ट साइड में बनने वाले नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 इधर आ रहा है, -4 इधर आ रहा है, लेकिन अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो जितना डिस्टेंस जीरो से, यानी कि जीरो को एक और नाम से जाना जाता है ओरिजिन। अब ओरिजिन वर्ड की ना हमारे दिमाग में एक इमेज है, ओरिजिन मीन जीरो, बट जीरो, ओरिजिन इज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ शुरुआत, किसी चीज की जहां से शुरुआत होती है। ओरिजिनेट होता है जहां से वो, शुरुआत ही बोलेंगे और कोई वर्ड तो आ नहीं रहा मुंह पे, ओरिजिनेट होता है, यहाँ पे मैं ज़्यादा हैवी इंग्लिश पे चला जाता हूँ। ओरिजिन उसका होता है शुरुआत, तो वो अपनी शुरुआत से कितने डिस्टेंस पर है, 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है। अब -4 को अगर आप मेजर करो तो ये भी 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है। इन दोनों में फ़र्क फिर किस चीज़ का हुआ, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि जो जीरो से राइट साइड में 4 बन रहा है, लेफ्ट साइड में -4 बन रहा है, इससे ज़्यादा इन दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। तो प्लस और माइनस क्या डिसाइड करते हैं हमारी मैथ्स और फिजिक्स के अंदर, कि डायरेक्शन क्या है। तो अगर आपने 9th में वो पढ़ा है, वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर के बारे में डीपली लूंगा मैं आगे, या उसमें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सब पढ़ा था। तो अगर आपसे कहा जाए, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि एक आदमी है, वो 25 मीटर गया, दूसरा आदमी -25 मीटर गया, तो आप बड़े आराम से जज कर सकते हो, ओके यानी कि दोनों ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करा, बट दूसरे वाले आदमी का -25 था, इसकी वजह से उसने उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में उतना डिस्टेंस ट्रेवल करा। बट वी से कि एक आदमी 25 गया, दूसरा 35 गया, तो आप कहोगे दोनों एक ही डायरेक्शन में गए, एक 25 गया और दूसरा उससे 10 आगे गया, 35 तक चला गया। तो ये प्लस माइनस बहुत सारी चीजें खोलते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स कहते हैं ना न्यूमेरिकल्स में समझ नहीं आता कहाँ क्या लेना है, रीजन यही है, छोटी छोटी बातें नहीं वो ध्यान में रखते। तो कैसे आप इनको याद रखो और वो सब क्या होगा, मैं धीरे धीरे जैसे फिजिक्स का एक फ्लो बनेगा उसमें बताऊंगा। अभी फिलहाल टॉपिक लेता हूँ, क्योंकि वैसे थ्योरी ज़्यादा है, मैं कुछ कर नहीं सकता स्टार्टिंग के चैप्टर में, कंसेप्ट से ज़्यादा थ्योरी है, आगे न्यूमेरिकल्स एंड वो सब आएंगे। या तो अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अरे, अब मैं क्या कह रहा था, रोटेशन दो तरह की हो सकती है, तो आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखो, एक तो रोटेशन हो सकती है नीचे की तरफ, उसको जो हमारे साइंटिस्ट हैं या मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने कहा कि अगर नीचे की तरफ रोटेशन होगी तो हम उसको नेगेटिव एंगल मान के चलेंगे, वो एंगल जो बनेगा वो हमारा नेगेटिव एंगल बनेगा, ठीक है। एंड इसी तरह से अगर रोटेशन ऊपर की तरफ होगी, लाइक दिस, ऊपर की तरफ अगर रोटेशन होगी तो इसको कहा जाएगा पॉजिटिव एंगल, ये हमारा एंगल जो बन रहा है वो पॉजिटिव है। तो अब ऊपर और नीचे, क्या अजीब सी इंग्लिश हो जाती है, हमने इंग्लिश में फिजिक्स लिया तो इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो अगर आप ध्यान दो, घड़ी ऐसे होती है हमारी, 12, यहाँ पर 3, यहाँ 6 और यहाँ पे 9 होता है। तो जो घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, एंगल बनता है, उसको कहा जाता है पॉजिटिव एंगल, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल पॉजिटिव होता है। एंड जो घड़ी की डायरेक्शन में चलता है, जो मैं आपको पीछे दिखाऊं, एक सेकंड प्लीज, ये वाला, अब अगर इसको देखो घड़ी के हिसाब से, 12 यहाँ, 6 यहाँ, 3 यहाँ और 9 यहाँ, तो ये घड़ी वाली डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो जो घड़ी की डायरेक्शन में एंगल बनता है वो वाला एंगल हमारा नेगेटिव एंगल होता है। तो ये हुई एंगल की बात, और फर्क देखो वही आया डायरेक्शन का, नीचे की तरफ भी 30 डिग्री बनेगा एंड ऊपर की तरफ भी 30 डिग्री बनेगा, बनना तो वही है। तो माइनस सिर्फ एक चीज को बताता है, अपोजिट डायरेक्शन को, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताता। अब कहोगे कि हाँ ठीक है, लेकिन अब इसका प्रैक्टिकल यूज, तो आपको एक छोटू सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपसे कहा जाए, एक मीनिंग पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 - 3, तो आप कहोगे सीधा सीधा 2 आंसर हुआ। बट प्रैक्टिकल मीनिंग अगर हम इसका लें कि 5 - 3 होगा क्या, तो उसको समझाता हूँ मैं आपको नंबर लाइन से, फिर आपको क्लियर होगा कि आंसर 2 आएगा, एग्जैक्टली 2 आएगा। देखो कैसे, अगर हम इसको लॉजिकली लें तो ओरिजिन अंकल यहाँ होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 तक ले लेता हूँ।
तो सबसे पहले हमारे पास है +5, तो इसका मतलब मैं 5 यूनिट गया 5 ये वाले पॉइंट तक, पॉजिटिव साइड 5 यूनिट गया क्योंकि प्लस का 5 था। उसके बाद -3, तो 3 यूनिट कहाँ जाना है? अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज ये माइनस हमें ये बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा 1 2 3, कहाँ आके रुका? कौन सा पॉइंट है वो हमारा? 2, इसलिए 5 में से 3 गए, 2 हुए। तो 5 में से 3 गए नहीं, 5 एक डायरेक्शन में गए, 3 अपोजिट में जाओगे तो कहाँ आके रुकोगे? उसी डायरेक्शन के 2 पर आके रुकोगे, ये इसका मतलब। और अगर यही होता 3 - 5, तो इसका मतलब होता कि 3 अगर इस डायरेक्शन में गए, उसके बाद 5 अगर पिछली डायरेक्शन में जाओगे तो पिछली डायरेक्शन के -2 पे आके रुकोगे, या पिछली डायरेक्शन के 2 पे रुकोगे, उसमें माइनस अपने आप इंक्लूड हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जो आगे मोशन काइनेमेटिक्स टॉपिक जब मैं स्टार्ट करूंगा, वो है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट फिजिक्स का। मेरा भी फेवरेट है, वैसे मेरा फेवरेट वेव ऑप्टिक्स है, बट काइनेमेटिक्स इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। तो वहाँ पर ये छोटी छोटी बातें आपका डिसाइड करती हैं कि कितने अच्छे से आप कर पाते हो उन क्वेश्चंस को, इसलिए थ्योरी को लाइटली मत लेना। ओके हाँ, तो मैं एंगल बता रहा था, ठीक है, ये हो गया एंगल। अब एंगल को मेजर कैसे किया जाता है आपको ये भी जानना है। एंगल को मेजर करने के लिए, वेल एक्चुअली एसआई ने जो इंटरनेशनली अडेप्टेड यूनिट है वो तो रेडियन है। अभी मैं फिलहाल हेडिंग लिख रहा हूँ इसलिए कैपिटल लिख रहा हूँ, यूनिट थोड़ा ना मेंशन कर रहा हूँ तो स्मॉल लिखूँ। एंड बट हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो है डिग्री। आपको पता है डिग्री कितना पुराना है? अगर आप में से हिंदू जो शास्त्र होता है, पता नहीं अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, मैंने और किसी रिलीजन की बुक इतने डीपली पढ़ी नहीं, और आई डोंट थिंक कि दूसरे रिलीजन की बुक में मैथ्स पे जोर दिया है या नहीं। जो हमारे वेद हैं हिंदू, उसमें आता है, माइथोलॉजी में आता है, वेद आते हैं, उसके अंदर ऋग्वेद से हमें हमारी मैथमेटिक्स मिली जिसको वैदिक मैथ्स कहते हैं। उसके अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है डिग्री के बारे में, वहाँ उसको अंश कह के एक्सप्लेन किया गया है कि वो अंश होता है। तो कोण जो बनता है, कोण एंगल हो जाता है, तो उन्होंने अपनी संस्कृत में उसको लिखा हुआ है। तो डिग्री इतना पुराना चलता आ रहा है। वेद कितने पुराने? आई थिंक 1,500-2,000 साल पुराने। आई डोंट नो एग्जैक्ट डेट, हिस्ट्री में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो 1,500-2,000 तो नहीं, आई थिंक 4 या 5 हज़ार साल पुराने, बिकॉज 1,500 और 2,000 साल पुराना तो क्रिश्चियनिटी एंड वो सब है। रिलीजन में क्यों चले गए? इग्नोर। बैक करता हूँ टॉपिक पे। डिग्री एंड रेडियन, तो डिग्री हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, मतलब बहुत सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं जो लोगों के हिसाब से देखें। इसलिए आपको पहले डिग्री समझना पड़ेगा, तभी आप रेडियन समझ पाओगे, जो इंटरनेशनली अडॉप्ट की जा चुकी है। और रेडियन को ही उन्होंने क्यों अडॉप्ट करा जब डिग्री हम इतने टाइम से यूज़ कर रहे हैं? उसका रीज़न मैं आपको देता हूँ, वो मैंने मैथ्स में नहीं दिया था, मैथ्स में बस ऊपर ऊपर से बताया था। पहले डिग्री का याद कर लें। डिग्री की डेफिनेशन ये दी गई है कि अगर आप पूरे एक चक्कर को, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन को डिवाइड कर दोगे 360 इक्वल पार्ट्स में, तो हर पार्ट बनेगा 1 डिग्री का। रिवोल्यूशन इज लाइक दिस। एक मेरे पास उसका भी छोटा सा एनिमेशन तैयार है, ये देखो। अगर इनिशियल रे से बनती जाती है ना हमारी टर्मिनल रे से, घूमती हुई वापस जाके इनिशियल रे को ओवरलैप कर जाए, आपको दिख रहा होगा ये ओवरलैप कर गई, तो जो एंगल फॉर्म होता है उसको कहा जाता है वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। नाम में क्या है, हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब एक पूरा चक्कर। तो जो रे है जब पूरा एक पूरा चक्कर लगाती है, तो एक पूरा चक्कर उसने ये लगाया ना, अब इसी चक्कर को आप इक्वल इक्वल पार्ट्स में 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे उस पूरे चक्कर को, तो उसको कहा जाता है, हर पार्ट को डिग्री नाम दिया गया, उसको डिग्री कहा गया। ये डेफिनेशन डिग्री की है। इसी वजह से हम बचपन से, हमें अब तक ये सिखाया जाता है कि जो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है, जो एक पूरा चक्कर होता है, वो 360 डिग्री का होता है। ये हमें बचपन से ये सिखाया गया इसलिए। अच्छा, आप कहोगे 360 ही क्यों? तो उसका जवाब किसी के भी पास नहीं है, बिकॉज जो वेद है, वेद के अंदर भी ये लिखा है कि एक संपूर्ण चक्र को अगर आप 360 अंशों में विभाजित करोगे, समथिंग लाइक ऐसे कुछ लाइन है, तो आपको एक ये मिलेगा डिग्री। पता नहीं क्या लिखा है वहाँ, संस्कृत है। तो मतलब इतना पुराना, इतने हजारों साल पुराने से 360 ही चलता आ रहा है। किसी के पास रीज़न नहीं है। ग्रीक मैथमेटिशियन और जो जितने भी दूसरे मैथमेटिशियंस हैं, उनके पास कोई रीज़न नहीं है कि वाई 360। तो हमें तो वही पढ़ना है, क्योंकि कोई रीज़न तो है नहीं। उस टाइम इंटरनेट होता तो कोई व्हाट्सएप करके बता देता। बकवास जोक था, इग्नोर। सो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है। अब जैसे हर यूनिट की सब यूनिट्स होती हैं, मीटर की छोटी यूनिट सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब होती हैं, वैसे डिग्री की भी छोटी यूनिट्स हैं। 1 डिग्री को 60 मिनट्स में डिवाइड किया गया, और ये डैश का मतलब मिनट्स होता है। और 1 मिनट को 60 सेकंड में डिवाइड किया गया।
आपका जो पहला एग्जाम्पल है ना बुक का, उसके अंदर ही इसी का यूज़ है। तो बिना मैथ्स के फिजिक्स नहीं। मुझे पता नहीं कितने, आई थिंक 8 या 10 स्टूडेंट से पूछा कि मैथ्स कंपलसरी है फिजिक्स के लिए, एंड मेरा एक ही जवाब होता है यस, बिल्कुल है। इसलिए मैं इतना ज़्यादा इस वीडियो में, पहली वीडियो में जोर दे रहा हूँ कि आपको मैथ्स का बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। और मैं साथ साथ कराऊंगा इन्हीं वीडियोस में। एंड आपने अगर जिन्होंने मैथ्स की वीडियो देखी होगी उन्होंने नोटिस करा होगा कि यहाँ पर एक्सप्लेन करने का वे काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ मैं फिजिक्स के तौर पे इसको लेके चल रहा हूँ। वहाँ पे मुझे दो स्टूडेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, कॉमर्स वाले भी और फिजिक्स वाले भी। यहाँ पे मुझे पता है यहाँ सिर्फ फिजिक्स वाले देखने वाले हैं। कॉमर्स वाले अगर देख रहे होंगे पता नहीं क्या सोच के देख रहे होंगे। तो बैक करता हूँ अपने टॉपिक पे। तो ये आपको ध्यान रखनी है, कुछ मेजरमेंट्स हैं ये उन्होंने बना दी हैं, तो मैं इसके बारे में और क्या ब्रीफ करूँ। लाइक 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो बना हुआ है ना, ये मैंने तो बनाया नहीं कि मैं इसके बारे में कुछ आपको एक्सप्लेनेशन दूँ, वैसे इसका भी मेरे पास कोई नहीं। बट आपको ये ध्यान रखना है। अब हमारे जो मैथमेटिशियंस थे और फिजिस्ट हैं, उनको फिजिशिस्ट कह रहा था, मतलब फिजिस्ट हैं, उनके सामने एक सबसे बड़ी दिक्कत आई कि इन एंगल्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें। बिकॉज कुछ भी हमें एक्सप्लेन करना होता है दुनिया को, तो बेस्ट वे है ग्राफ के थ्रू उसको एक्सप्लेन करना, या कुछ भी समझना होता है स्पेशली 3D के अंदर। और हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं। कैसे 3D, अगर किसी को नहीं पता तो वेट करना, आगे 3D की क्लास होगी जब सॉलिड एंगल भी डिस्कस करूंगा। तो हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, तो ग्राफिकली हमें उसको रिप्रेजेंट करना है। 30 डिग्री को हम एक्स और वाई एक्सिस पे ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते। अब आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है कई तरह की होती है। एक है कार्टीजियन, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होती हैं। एंड दूसरी सबसे स्पेशल, पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर के बारे में भी हमें फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा, 11वीं की मैथ्स में नहीं है ये। 11वीं की मैथ्स में है इत्तू सा, मतलब 11वीं की मैथ्स में इसका वो है, झलक है कि दूर से बस ऐसे ना कपड़ा हटा के दिखा दिया फेस, एंड बस झलक है और कुछ नहीं है कि ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ हमें थोड़ा डीप लेना पड़ेगा, अदरवाइज आगे कई डेरिवेशन हमें समझ नहीं आने वाली। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन एंड कार्टेशियन ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली हैं, और भी वो हैं हमारे पास ग्राफिकल तरीके चीज़ों को एक्सप्रेस करने के। लाइक स्टैट्स के अंदर, अगर आपने बचपन तक तो 10th तक तो पढ़ी है ना स्टैट्स, उसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी वो एक्स और वाई होता था, बट उसमें हम बार ग्राफ एंड वो सर्कल वाला पाई चार्ट भी बनाते थे। वो भी हमारे एक तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अपने ब्रेन में इमेज ना बनाओ कि एक्स और वाई एक्सिस ही होना चाहिए, बहुत अलग अलग तरह की होती है। दो तो हमारी फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये हैं ही, तो कार्टेशियन एंड पोलर। तो इन दोनों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई हमारे मैथमेटिशियंस के लिए, कि साइंटिस्ट कहते हैं, सीधा सीधा फिजिक्स वाले भी अपने आप आ जाएंगे, कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करें ग्राफ पर, एंगल्स को कैसे हम दिखाएं 30 डिग्री। एक्स और वाई एक्सिस है, यहाँ पे जो नंबर लिखे होते हैं वो रियल नंबर है, एंड जो 30 डिग्री है वो डिग्री कोई वो यूनिट लेस है, वो तो डायमेंशन लेस है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, कोई तरीका नहीं था। तो फिर उनको एक नया तरीका बनाना पड़ा एंगल को मेजर करने का, जिसको वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करे। इसलिए वर्ल्ड वाइड जो हमारी एसआई है उसने किसको चूज करा, सिस्टम है इंटरनेशनल जिसको कहा जाता है, उसने जो स्टैंडर्ड यूनिट मानी वो रेडियन मानी एंगल की। एंगल के लिए उन्होंने डिग्री को नहीं चूज करा। और एंगल को मेजर करने के लिए एक और यूनिट है जिसको ग्रेडियन कहा जाता है। ग्रेडियन का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो मैं आपको उससे पहले ब्रीफ कर दूंगा, मुझे नहीं याद आता हमने कहीं उसका यूज़ करना है, इसलिए मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करूँ। तो रेडियन का यूज़ हमें सबसे ज़्यादा करना है। तो अब रेडियन के बारे में पढ़ते हैं, अब हमारा टॉपिक आगे बढ़ाएं। अगर कोई भी आपको कमी लग रही हो एक्सप्लेन करने में, आप चाहते हो कि सर ऐसे एक्सप्लेन करो वैसे, तो आप बताना, मैं सोचूंगा उस बारे में। फीडबैक मुझे बहुत पसंद है, नेगेटिव तो खासकर। ओके, तो इधर देखते हैं रेडियन। तो रेडियन को कैसे डिफाइन किया गया, उन्होंने रेडियन के लिए डेफिनेशन ये दी कि एक यूनिट सर्कल लिया, ये हमारा यूनिट सर्कल है। एक यूनिट सर्कल उन्होंने लिया। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है कि जिसकी रेडियस जो है वो 1 यूनिट है। यूनिट इज़ लाइक, अभी आपको यूनिट का मतलब बताया कि मेजर करने के लिए हम जो स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज़ करते हैं, तो ये उनमें से कुछ भी हो सकता है, मीटर एंड वट एवर, कुछ भी हो सकता है। मीटर हो सकता है, माइल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 होगा, यूनिट सर्कल है। तो अगर जितने का ये सर्कल है, अगर जितनी इसकी रेडियस है, आप उतनी ही यहाँ पे आर्क कट करो, यानी कि 1 यूनिट की, तो जो ये एंगल फॉर्म करेगा यहाँ पर, इसको उन्होंने कहा 1 रेडियन। और उसके लिए एक छोटा सा सी लगाया जाता है ऊपर। रेडियन के लिए सिंबल ये है, 1 रेडियन के लिए सी लगाते हैं, या फिर आपको फिजिक्स में ये भी यूज़ करना होगा, RAD भी लिखा जाता है। मैथ्स के अंदर RAD वाला नहीं यूज़ होता, सी वाला यूज़ होता है।
तो यहाँ पे आपको और भी कई सारे यूज़ करने हैं, या फिर सीधा सीधा इसको 1 रेडियन भी लिख सकते हो, बट जो एसआई ने माना है वो आरएडी माना है। ये सी वाला भी बहुत वो नहीं लेते। सी वाला इसलिए नहीं एसआई ने माना बिकॉज कई बार बनाते बनाते हमारा वो डिग्री जैसा लगने लगता है जब हम रजिस्टर पे बनाते हैं। तो एसआई ने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि सी नहीं यूज़ करना, बट हम स्टिल यूज़ करते हैं। उन्होंने आरएडी करा है। उन्होंने जो रूल बनाया वो ग्लोबलाइजेशन के लिए बनाया कि जब हमें किसी से बात करनी है, किसी को अपना चीज़ दिखानी है, तब हम सी नहीं लगाएंगे, हम आरएडी लिखेंगे। और फिजिक्स में हम ऐसा ही करते हैं, इसलिए आरएडी पे फोकस करेंगे। डेफिनेशन क्या हुई कि जितना उसकी रेडियस है, अगर उतने की लेंथ ऑफ आर्क काटोगे तो आपका 1 रेडियन का एंगल बनेगा। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क कट करी 2 यूनिट की, यानी कि ये पूरा का पूरा 2 यूनिट्स, तो फिर ये जो पूरा एंगल बनेगा अंदर, ये वाला एंगल 2 रेडियंस का होगा। ठीक इसी तरह से अगर ये कट करा यहाँ पर 3 यूनिट्स, लग नहीं रहा 3 यूनिट्स, बट आपको मैं भी एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ, तो ये वाला एंगल 3 रेडियन का होगा। अब एनिमेशन में देख लो, यहाँ पे वैसे भी नहीं समझ आना था। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, हाथ से नहीं बनती ये चीज़ें, इसलिए एनिमेशन तैयार रखा है, बस ढूंढना पड़ेगा। एक सेकंड प्लीज़। ये मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए कर रखी हैं डाउनलोड, जो आपको समझानी है। ये रहा, ये देखो, जितनी रेडियस थी उतनी की लेंथ ऑफ आर्क हुई, तो 1 रेडियन का एंगल बना हमारा। अब इसी को आगे बढ़ाया, ये देखो अब 2 रेडियस आ गई, यानी कि 2 यूनिट की लेंथ ऑफ आर्क हो गई, तो हमारा 2 रेडियन का एंगल हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 यूनिट की लगाई, यानी कि 3 रेडियस हो गया ना, तो वो 3 रेडियन हो गया। इसलिए इसका नाम रेडियन है, क्योंकि ये किससे बना है, रेडियस से बना है, तो रेडियन नाम इसलिए इसका रखा गया। तो देखो 4 रेडियस हुई तो 4 रेडियन का एंगल बना। 5 रेडियस होगी, देखो यहाँ पे रेडियस यहाँ से निकल के जा रही है, रेडियस उसके अंदर समा गई, तो ये 5 रेडियस की लेंथ हो गया। आपको कलर वाइज कोडिंग दिख रही होगी इसके अंदर, तो 5 रेडियन का एंगल हो गया। ऐसे ही ये आगे बनता जाता है हमारा। तो दिस इज कॉल्ड रेडियन। अब रेडियन में डेफिनेशन अगर मैं इसकी लिखूं यहाँ पर, तो डेफिनेशन ये हुई कि 1 रेडियन क्या होता है अगर इसको सही से लिखा जाए, लेंथ ऑफ आर्क, क्योंकि आर्क की लेंथ थी ना हमारी, उसी के बराबर होता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ यूनिट सर्कल। अब ये डेफिनेशन मैं क्यों लिखवा रहा हूँ आपको, क्योंकि जब मैं स्ट्रे रेडियन लूंगा, यानी कि 3D वाला पार्ट लूंगा इसका, तो वहाँ पे इसी डेफिनेशन को 3D में इंप्लीमेंट करेंगे। तो अगर आपको 2D के अंदर ही उसके बारे में नहीं पता होगा, तो 3D में कहाँ जान पाओगे कि रेडियन क्या होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ यूनिट सर्कल को कहा जाता है रेडियन। रेडियन होती है, मतलब उसकी ये डेफिनेशन हो गई। तो जितने की लेंथ ऑफ आर्क कट होगी उतने रेडियन का एंगल होगा। ओके, मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं एंड करते हैं। आज के लिए ज़्यादा सफिशिएंट हो गया पहली वीडियो के लिए। रीज़न ये है कि पहली वीडियो है, एंड ऑनलाइन कभी फिजिक्स मैंने ऐसे एक्सप्लेन नहीं करी है। ऑफलाइन तो कई बार एक्सप्लेन करी है, बट ऑनलाइन नहीं। तो अब कैसा रहा, आप मुझे अगर फीडबैक देंगे तो बहुत अच्छा है, एंड उस फीडबैक के बेसिस पे मैं थोड़ी सी इंप्रूवमेंट उसमें करने की कोशिश करता हूँ, चेंजेस लाता हूँ, एंड आप जो जैसा सजेशन देंगे उस हिसाब से मैं इंप्रूवमेंट करूँगा। तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज ये वीडियोज़ आपके लिए हैं। और मेरा एक एम है कि फिज़िक्स से प्यार करने लग जाएं लोग, मैथ्स से प्यार करने लग जाएं। इसलिए मैंने फिज़िक्स और मैथ्स पे ही जोर दिया ऑनलाइन। अदरवाइज़ मेरा और सब्जेक्ट्स लेने का भी प्लान था, बट फिज़िक्स और मैथ्स क्योंकि एक आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो मुझे आप अपना फीडबैक देना कि क्या आपको पसंद नहीं आया इस पहली वीडियो में, और क्या कमी लगी, कि क्या मुझे करना चाहिए। बिकॉज ऑनलाइन आप देख रहे हो, तो आपका देखने का नज़रिया क्या है वो मैं नहीं जानता। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ, स्टूडेंट सामने बैठा होता है, उसका फेस दिख रहा होता है, मैं जानता हूँ कि उसको ये चीज़ समझ नहीं है, मैं उसको अलग से बुला के या उस टाइम क्लास में भी उससे बात कर सकता हूँ। बट आपसे मुझे जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा, या आप मुझे कमेंट में या व्हाट्सएप पे आके नहीं बताओगे कि सर ये चीज़ में अजीब लगा, ये चीज़ दिक्कत थी, या आपने जो समझाया उसमें अगर आप इतना ना थ्योरी बताते तो अच्छा रहता, हमें इतनी थ्योरी नहीं जाननी, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने हैं, क्या आपका फीडबैक है मैं सुनना चाहूँगा। और उसके बेसिस पे डिसीजन तो मेरा ही होगा, वो तो ऑब्वियस है। बिकॉज मैं बस जानना चाहता हूँ आपकी मेंटेलिटी क्या है, आप किस वे में फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं। मेंटेलिटी साउंड्स लाइक अ नेगेटिव वर्ड, बट मेरा वो मीनिंग नहीं, मतलब आपकी सोच क्या है। सोच अच्छा लग रहा है ना, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। तो बस अगर वो मुझे पता होगा, ज़्यादा बेटर मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो फीडबैक अगर कुछ मिलेगा उसके बाद सेकंड वीडियो अपलोड करता हूँ। ये वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए यही था फिर। थैंक यू सो मच, ये पहली वीडियो थी मेरी फिज़िक्स की। बाय गाइस।